सुप्रीम मेडिसिन गॉड सिस्टम। अध्याय 101। उसके परिवार ने उसे पहले ही बता दिया था कि दुनिया विशाल और अजूबों से भरी है, लेकिन वह चिकित्सा पेशे के बारे में ज़्यादा जानता था। इसलिए वह समझता था कि व्यक्ति जितना बड़ा होगा, उसकी चिकित्सा कुशलता उतनी ही उत्कृष्ट होगी। वांग युदाओ की उम्र का कोई व्यक्ति प्रशिक्षु नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा वह एक प्रशिक्षु चिकित्सक था। वह प्रमाणित चिकित्सक इसलिए बन पाया क्योंकि उसने छोटी उम्र से ही चिकित्सा का अध्ययन किया था। मुहाई पूरे समय किनारे से देख रहा था। जिनहाई के लोगों के सहमत होने के बाद उसने भी राहत की सांस ली। पिछली स्थिति से वह जानता था कि वांग चेंगकाई इस गैनोडर्मा को पाने के लिए दृढ़ था और जिनहाई के लोगों का आगमन पर प्रदर्शन भी उसकी उम्मीदों के अनुरूप था। अगर वह जिनहाई के लोगों में से एक होता तो वह निश्चित रूप से यह गैनोडर्मा एक उपकार के रूप में देता। आखिरकार अगर वे पैसे स्वीकार करते तो भविष्य में भी वे बराबरी पर रहते, लेकिन अगर वे इसे दे देते तो इसे एक उपकार माना जाता। अगर वांग चेंगकाई को कुछ मांगना होता तो उसकी मदद न करना नामुमकिन होता, खासकर जब वांग चेंगकाई का परिवार बिजनेस करता था। ठीक है, मैं वह चीज़ ले लूँगा। अगर भविष्य में कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बोल देना। वांग चेंगकाई हल्के से मुस्कुराया। बोलते बोलते मुहाई ने किसी को फ़ोन करके वह चीज़ लाने के लिए कह दिया था। ये चीज़ आज किसी के हाथ में जा रही थी और आगे किसी भी तरह की उलझन से बचने के लिए उसे सीधे उस व्यक्ति को दे देना ही बेहतर था। वांग युदाओ ने गैनोडर्मा को आते हुए देखा, उसका उत्साह उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वांग चेंगकाई न सिर्फ थोड़ा हैरान था, बल्कि काओ हुआ और डैन किंग भी उत्साहित भाव से वांग युदाओ को देख रहे थे। वांग युदाओ इस समय उनसे बात करने के मूड में नहीं था। उसने पहले तो सोचा था कि अभी चला जाएगा, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसे लगा कि यह ठीक नहीं है। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास गया जिसने वह चीज़ लाई थी और बोला, क्या तुम मुझ पर एक काम कर सकते हो? इसे मेरे लिए उबलते पानी में 10 मिनट तक उबाल लो। इसका अवशेष मत फेंकना। वह अब और इंतज़ार नहीं कर सकता था। चूंकि वह जा नहीं सकता था, इसलिए वह इसे यहीं खा लेगा। वह देखना चाहता था कि एक उन्नत औषधालय प्रशिक्षु वास्तव में किस तरह का लोक होता है। बाकी लोग आश्चर्य से वांग युदाओ को देखने लगे। वांग चेंगकाई फुसफुसाया, अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम दवा लेने वाले हो? वांग युदाओ ने अपनी बात नहीं छिपाई। उसने सिर हिलाया, कान खड़े कर रहे बाकियों की तरफ देखा और शांति से कहा, ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बेशक, हम बाद में बाकी बातों पर बात करेंगे। मुहाई के निर्देश पर परिचारक जल्दी से वह चीज़ लेकर चला गया। काओ हुआ और डैन किंग वांग युदाओ के बारे में उत्सुकता से भरे हुए थे और साफ तौर पर उनका वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था। अरे भाई वांग, गैनोडर्मा ऐसे नहीं खाया जाता। अगर आप इसे सिर्फ गर्म पानी में उबाल कर पी लेंगे तो ये बहुत बड़ी बर्बादी होगी। डैन किंग को समझ नहीं आया कि वांग युदाओ क्या करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से उन्हें याद दिलाया। वांग युदाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बर्बादी नहीं होगी, मैं इसे पूरा खा जाऊंगा। अगर यह ज़्यादा सूखा न होता तो मैं इसे उबालने की भी जहमत नहीं उठाता। इन जड़ी बूटियों के औषधीय गुण असल में कटाई के समय सबसे ज़्यादा होते हैं। सूखने के बाद इनके औषधीय गुण कमज़ोर हो जाते हैं और पानी में उबालने के बाद ये और भी कम हो जाते हैं। हालांकि इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। आखिरकार यह कोई उगाई हुई चीज़ नहीं है। डैन किंग ने अपना मुंह खोला, उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वांग युदाओ इतना सारा गैनोडर्मा खाने की तैयारी करेगा और यहाँ तक कि सीधे ही उसका अवशेष भी खा जाएगा। सिर्फ ये सोचकर ही उसे थोड़ी उबकाई आ रही थी। लगभग 10 मिनट बाद परिचारिका एक छोटा कटोरा लेकर आए। कटोरा गहरे रंग का था। वांग युदाओ ने उसे देखा, उसका दिल खुशी से भर गया। हालांकि स्वाद वाकई बहुत बुरा था, पर यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन वह जानता था कि सिस्टम अपग्रेड होने पर कोई दुर्घटना नहीं होगी, इसलिए उसने सबके सामने उसे गटक लिया और फिर अपने होंठ चटकाए। उसके बगल में डैन किंग ने अपनी लार को घूंट भरकर निगल लिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो। जानना जरूरी है कि पारंपरिक चीनी दवा पीना पहले से ही बहुत मुश्किल है। वांग युदाओ के लिए तो उसका निचोड़ भी पीना मुश्किल है। बहुत से लोग अगर थोड़ा सा भी निचोड़ पी लें तो शायद उल्टी कर देंगे, फिर भी इस आदमी ने उसे बड़े चाव से पी लिया। वांग युदाओ ने कटोरा मेज पर पटक दिया, क्योंकि आधा पीते पीते ही सिस्टम की आवाज़ उसके दिमाग में आ गई थी। बधाई हो मेज़बान, कार्य पूरा करने और उन्नत औषधालय प्रशिक्षु बनने के लिए आपको एक कौशल बिंदु मिला है और निष्क्रिय कौशल दूरदर्शिता प्राप्त हुई है। क्या मेज़बान इस कौशल बिंदु का उपयोग निष्क्रिय कौशल दूरदर्शिता को सक्रिय करने के लिए करना चाहते हैं? ये सुनते ही वांग युदाओ का आनंदमय मन तुरंत ही चरमरा गया, क्योंकि कोई खास बदलाव नहीं हुआ था। लेकिन जब उसने ध्यान से वाक्य को याद किया तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। निष्क्रिय कौशल दूरदर्शिता प्राप्त हुई, इसका क्या मतलब था? वह सोच ही रहा था कि अचानक उसके दिमाग में एक हल्का सा धुंधला बटन दिखाई दिया। वांग युदाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे दबा दिया।
डिंग, ये पहले से ही चल रहा है। इस प्रणाली को औषधि देवता प्रणाली कहा जाता है और इसका अंतिम लक्ष्य यजमान को मानव से औषधि देवता में पूरी तरह से परिवर्तित करना है। जब पद बढ़ता है तो कौशल सक्रिय हो जाएंगे। हालांकि इनमें से अधिकांश कौशल बाहरी होते हैं। दूसरी ओर निष्क्रिय कौशल वे होते हैं जो मानव शरीर को पूरी तरह से बदल देते हैं, जैसे कि शरीर को मजबूत बनाने की तकनीक, जो मानव शरीर की अंतर्निहित क्षमताओं को काफी बढ़ा सकती है। इस बार सक्रिय किया गया निष्क्रिय कौशल है दिव्य दृष्टि। दुनिया की सभी चीजों का रंग होता है। मानव शरीर के कार्यों को भी रंगों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है और दिव्य दृष्टि व्यक्ति को मानव शरीर के कार्यों के रंग देखने की अनुमति देती है। वांग युदाओ सोफे पर पूरी तरह से स्तब्ध, भावशून्य होकर बैठ गया। दिव्य दृष्टि, यह क्या है? ये चीज वास्तव में किसी व्यक्ति के शरीर के रंग देख सकती है और यह ये भी निर्धारित कर सकती है कि कोई व्यक्ति बीमार है, वह कहाँ बीमार है और उसके शरीर के रंगों के आधार पर बीमारी कितनी गंभीर है। ये वास्तव में एक एक्स-रे है। अरे, वांग युदाओ, वांग चेंगकाई, जो उसके बगल में था, वांग युदाओ को भावशून्य दृष्टि से देख रहा था। इस समय वांग युदाओ सोफे पर बैठा था, उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। उसके रूप रंग को देखकर कोई अनजान व्यक्ति सोच सकता था कि वह सो गया है। और क्योंकि वांग युदाओ ने अभी अभी एक कटोरी दवा पी थी, इसलिए उसके रूप रंग ने वांग चेंगकाई को सचमुच डरा दिया। आखिरकार ये गैनोडर्मा था। अगर वह इसे ऐसे ही पी लेता और इसके औषधीय गुण बहुत ज्यादा होते तो यह मानव शरीर को नुकसान पहुंचा सकता था। कई बार धक्का दिए जाने के बाद वांग युदाओ आखिरकार होश में आया। उसने पलकें झपकाईं और वांग चेंगकाई को कुछ स्तब्ध भाव से देखते हुए पूछा, क्या हुआ? वांग चेंगकाई सचमुच वांग युदाओ से हार गया था। तुम बेहोश हो रहे थे और जब मैंने तुम्हें जगाया तो तुमने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। मैं तुमसे यही पूछना चाहता था। हालांकि ये देखकर कि वांग युदाओ ठीक है, वांग चेंगकाई ने भी राहत की सांस ली। वांग युदाओ को अब जाकर होश आया। यह उसकी गलती नहीं थी, असल बात यह थी कि उसके शरीर के अंदर की चीजें बहुत अजीब थीं और यह आश्चर्य बहुत बड़ा था। सोचते सोचते उसकी नज़र अचानक धुंधली हो गई और उसके सामने वांग चेंगकाई के माथे पर लालिमा छा गई। वांग युदाओ थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर जल्दी से दूसरों की तरफ देखा और तुरंत सदमे से भर गया। क्या वाकई लोगों के शरीर पर रोशनी होती है? हे भगवान, प्राचीन मिथकों में बुद्धों और अमर लोगों के पीछे प्रभामंडल होते थे जो बहुत पवित्र लगते थे, और अब इन आम लोगों के पीछे भी प्रभामंडल होते हैं, लेकिन रंग वाकई अजीब होते हैं। वांग युदाओ की नज़र डैन किंग पर गई और उसके मुंह का कोना सिकुड़ गया। अरे, तुम्हें क्या हो गया है? इस दवा से तुम बेवकूफ़ तो नहीं हो गए? डैन किंग ने मेज़ पर थपथपाया। वांग युदाओ ने अपना सिर हिलाया और उसके सामने की बत्तियां धीरे धीरे गायब हो गईं, फिर पूरी तरह सामान्य हो गईं। उसने राहत की सांस ली, जल्दी से पानी का गिलास उठाया और एक ही बार में सारा पानी पी लिया। फिर हल्के से कहा, इन दिनों ज्यादा मेहनत वाला व्यायाम मत करो, कहीं पेट दर्द न हो जाए। ये बेतुकी बात अचानक से आई। न सिर्फ बाकी लोग हैरान थे, बल्कि काओ हुआ भी दंग रह गया। डैन किंग पहले तो हैरान हुई, फिर उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया, यहाँ तक कि उसके कान भी लाल हो गए। उसकी आंखें फड़कने लगीं। वांग युदाओ को देखने से कुछ डर रही थी। फिर उसने सख्ती से कहा, तुम्हें ही पेट दर्द है? ये कहने के बाद उसने अपनी बाहों में भर लिया और झुंझलाकर बैठ गई। फिर वांग युदाओ की तरफ देखना बंद कर दिया। लेकिन मन ही मन वह बहुत हैरान थी। वांग युदाओ के शब्दों का गहरा अर्थ था। उसने देखा कि पिछले कुछ दिनों से उसे मासिक धर्म चल रहा था, वरना वह उसे इन दिनों जोरदार व्यायाम न करने के लिए क्यों कहता और पेट दर्द का जिक्र क्यों करता। बाकी कुछ लोग भी बच्चे नहीं थे। डैन किंग के हाव भाव देखकर उन्हें कुछ समझ आया और फिर उन्होंने आश्चर्य से वांग युदाओ को देखा। काओ हुआ ने गहरी सांस ली और सोचा, इस आदमी में वाकई कोई हुनर है। सच कहूं तो सिर्फ देखकर यह बता पाना कि किसी औरत को मासिक धर्म हो रहा है कोई बड़ी बात नहीं है। बाइकाओ तांग 100 जड़ी बूटियों का हॉल के कई बुजुर्ग पारंपरिक चीनी चिकित्सकों में ये एक क्षमता है और वे 10 में से 8 या 9 बार सही होते हैं। लेकिन वांग युदाओ जैसे युवा के लिए यह बता पाना दुर्लभ है। कम से कम वह भी ऐसी बात तो नहीं बता सकता। इस बात से कोई भी देख सकता है कि इस वांग युदाओ में वाकई क्षमता है। बेशक अगर उसे पता होता कि वांग युदाओ ने डैन किंग के शरीर के एक खास हिस्से पर एक खास रोशनी का गुच्छ देखा है तो वह शायद वांग युदाओ को बेशर्म कहकर डांटता। ठीक है, चूंकि हमें चीजें मिल गई हैं तो मान लीजिए कि यह मामला सुलझ गया। म्यूहाई खड़ा हो गया। वह पहली बार इतने लंबे समय तक यहाँ रुका था। कुछ लोग कमरे से बाहर चले गए। वांग चेंगकाई पीछे की ओर चला आया, मानो म्यूहाई से कुछ कहने की तैयारी कर रहा हो। वांग युदाओ अब तरोताज़ा महसूस कर रहा था। वह आखिरकार उन्नत औषधालय प्रशिक्षु स्तर पर पहुंच गया था। बेशक सबसे जरूरी चीज थी दिव्य दृष्टि प्राप्त करना, जिससे वह दूसरों के शरीर पर आभा देख सकता था और उनके आधार पर बीमारियों का अंदाजा लगा सकता था। ये चीज लगभग चीट कोड पाने जैसी है।
भाई वांग वाकई युवा और होनहार हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपके गुरु कौन हैं? जब म्यू हाई ने पहले वांग युदाओ का परिचय कराया था तो उन्होंने सिर्फ उनका नाम लिया था। अब तक वे नहीं जानते थे कि वांग युदाओ असल में कौन थे। इतनी कम उम्र में इतने चिकित्सीय कौशल के साथ अगर वह कहते कि उनका कोई अच्छा गुरु नहीं है तो उन्हें यकीन नहीं होता। मैं तो बस एक देहाती डॉक्टर हूँ, जिक्र करने लायक नहीं। वांग युदाओ हंसा। वह स्वाभाविक रूप से काओहुआ का मतलब जानता था, लेकिन वास्तव में उसका कोई गुरु नहीं था, न ही कोई पृष्ठभूमि। चेंग यंग के साथ पहले जो कुछ लोग थे उन्होंने उससे जानकारी हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन उसकी हर बात सच थी और उन्होंने उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। काओहुआ मुस्कुराया, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोला। तीनों बाहर की ओर चल रहे थे कि तभी उन्होंने एक अधेड़ उम्र की महिला को आते देखा। डैन किंग, जो चुपचाप काओहुआ के पीछे पीछे चल रहा था, खुशी से झूम उठा और उसका अभिवादन करने चला गया। गुरु, आपने कहा था न कि आप नहीं आ रहे हैं। यह महिला शायद कम उम्र की नहीं थी, लेकिन वह लगभग 30 साल की लग रही थी, बहुत ही हृष्ट-पुष्ट। उसकी त्वचा बहुत चिकनी थी और वह ज्यादा लंबी नहीं थी, लगभग 1.6 मीटर, जिससे वह कुछ दुबली पतली लग रही थी। डैन किंग को आते देख वह मुस्कुराए और डैन किंग का हाथ सहलाया, फिर पूछा, आज तुम्हारी फसल कैसी रही? बाइकाओ तांग 100 जड़ी बूटियों का हॉल देश भर से औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करता है, इसलिए 2 युवाओं का इसका नेतृत्व करना स्वाभाविक रूप से असंभव है। और इस बार यह महिला, जाहिर है, नेता थी। सीधे शब्दों में कहें तो वह असल में खेल रही थी। उसने जो चीज़ें खरीदी वे लगभग सभी स्थानीय लोगों द्वारा सीधे वापस भेजी गई थीं। डैन किंग ने तुरंत उसे फसल की जानकारी दी। हालांकि काओहुआ वहां नहीं गया और वांग युदाओ के साथ एक तरफ खड़ा हो गया। यह मेरी जूनियर मार्शल अंकल हैं। वह इस बार औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए हमारे साथ शांगनान शहर आई थी। काओहुआ ने वांग युदाओ का परिचय कराया। वांग युदाओ ने स्वीकृति में गुनगुनाया और महिला को ऊपर से नीचे तक देखा। और जैसे ही वांग युदाओ उस महिला को देख रही थी, डैन किंग धीरे से उससे कुछ कह रहा था और वांग युदाओ की ओर इशारा करते हुए बोल रहा था। ओह, तो ऐसा ही है। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, बहुत से लोग बता सकते हैं। क्या तुम भूल गई जो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि कुछ पुरुष महिलाओं के मासिक धर्म के बारे में बता सकते हैं? जहां तक शांगनान वांग परिवार के किसी सदस्य के इलाज की बात है, मुझे लगता है कि वह पूरी तरह से निराधार है। शांगनान वांग परिवार के ओल्ड मास्टर वांग हमेशा से शांगनान अस्पताल में रहे हैं। अगर उनका इलाज होना है तो वह अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा ही हो सकता है। जहां तक उनके जैसे सनकी डॉक्टर का सवाल है तो ये बिल्कुल असंभव है। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम उनसे पूछ सकती हो कि क्या वह शांगनान सिटी अस्पताल के डॉक्टर हैं। महिला ने निराशा भरी नज़रों से डैन किंग की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया। वह इतने साल जी चुकी थी, उसने किस तरह के लोगों को नहीं देखा था। ऐसा इंसान अगर ठग नहीं तो और क्या हो सकता है। और उसे यकीन नहीं था कि ओल्ड मास्टर वांग की सेहत अच्छी हो सकती है। मिस्टर डुआन ने उसे पहले ही बता दिया था कि वांग परिवार के सदस्यों के शरीर शायद ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक नहीं टिकेंगे। हालांकि अभी समय नहीं आया था, पर शायद वह करीब ही था। वांग चेंगकाई के बारे में उसने अंदाज़ा लगाया कि वह एक ठग है जिसे वांग परिवार ने बाहरी लोगों को गुमराह करने के लिए ढूंढा है। और कुछ दिन पहले हुए भोज के बारे में, हालांकि वह उसमें शामिल नहीं हुई थी, फिर भी वह कुछ बातें सोच सकती थी। गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को बिस्तर से उठाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन अनुमान है कि बिस्तर से उठने के बाद वह मौत के एक कदम और करीब पहुंच जाएगा। और ये तथ्य कि वांग परिवार के ओल्ड मास्टर वांग इन दिनों फिर कभी दिखाई नहीं दिए, इस बात की पुष्टि करता है। तुम्हारा मतलब है कि मेरे साथ धोखा हुआ था? डैन किंग तुरंत गुस्से से भर गया। पहले तो उसने सोचा था कि वांग युदाओ में असली काबिलियत है, लेकिन अब अपने गुरु के विश्लेषण के बाद उसे सचमुच यकीन हो गया था कि वांग युदाओ एक ठग है। इस ठग ने उसे धोखा देने की वाकई हिम्मत की थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसने एक गैनोडर्मा ल्यूसिडम भी ठग लिया था। उसने सोचा, कोई ऐसे कैसे गैनोडर्मा ल्यूसिडम पी सकता है? थोड़ा सा भी मेडिकल ज्ञान रखने वाला कोई इतना मूर्खतापूर्ण काम तो नहीं करेगा। उसने हल्के से खर्राटे लिए, फिर सीधे मुड़कर काओहुआ की ओर चल दी, जो अभी भी वांग युदाओ के साथ खड़ा था। भाई काओ, इधर आओ, इस आदमी के साथ मत खड़े रहो। काओहुआ को डैन किंग ने रोक लिया। उसका चेहरा उलझन से भरा हुआ था, खासकर डैन किंग के गुस्से भरे चेहरे को देखकर वह और भी हैरान था। अब क्या हुआ? मेरे मालिक ने कहा है कि यह एक ठग है। इससे बात मत करो। मैं वांग चेंगकाई के बाहर आने का इंतजार करूंगा और उससे अच्छी तरह पूछताछ करूंगा। काओहुआ थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर अपने कनिष्ठ मार्शल अंकल की ओर देखने लगा। उसका दिमाग एक पल के लिए भी कुछ समझ नहीं पाया। आखिर हो क्या रहा था? उसने अचानक इस बात पर जोर क्यों दिया कि वांग युदाओ एक ठग है? और इसी समय वांग चेंगकाई गलियारे से बाहर आ गया।
इससे पहले कि वह उनका अभिवादन कर पाता, डैन किंग गुस्से से दौड़कर आया। अरे, तुम हमें धोखा देने के लिए एक ठग को क्यों लाए हो? क्या यह मज़ेदार है? वांग चेंग काई सचमुच निर्दोष था। वह बाद में बाहर आया क्योंकि उसे मुंह हाई से कुछ बातें करनी थीं। अपनी बात खत्म करने के बाद वह बाहर आया और उसने किसी का अभिवादन भी नहीं किया था कि डैन किंग अचानक उससे भिड़ गया। ये सब क्या है? ये वही है, मेरे जूनियर मार्शल अंकल ने कहा कि वह एक ठग है। किंग काओ हुआ तेजी से आगे बढ़ा और फिर डैन किंग को वापस खींच लिया। वांग चेंग काई न सिर्फ उलझन में थी, बल्कि काओ हुआ भी असमंजस में था। उसने डैन किंग को अपने गुरु से कुछ शब्द कहते हुए देखा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा गया था। हालांकि अचानक वांग युदाओ को झूठा कहना उसे अजीब लगा। भाई काओ, तुम क्या कर रहे हो? मेरे गुरु ने कहा है। डैन किंग थोड़ा झिझका, लेकिन फिर भी काओ हुआ की तरफ देखता रहा। इसी समय वह महिला भी पास आए और वांग चेंग काई को देखकर मुस्कुराए। तुम जरूर वांग चेंग काई होगे, मैंने ये नाम पहले भी सुना है। आखिरकार वांग परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार है और इसकी युवा पीढ़ी के नाम अक्सर ओल्ड मास्टर वांग के नाम के साथ लिए जाते हैं, जैसे वांग जियाशेंग। लेकिन यह निश्चित था कि वे कभी मिले नहीं थे। वांग चेंग काई ने उस महिला को देखकर झट से मुस्कुरा दिया। हालांकि वह ऊपर से बूढ़ी नहीं लग रही थी, डैन किंग की गुरु होने के नाते उसकी वास्तविक उम्र शायद उससे कहीं ज्यादा थी। वह निश्चित रूप से उनसे बड़ी थी। मैंने किंग को पहले कहते सुना था कि आपके ओल्ड मास्टर की बीमारी लगभग ठीक हो गई है, महिला ने मुस्कुराते हुए पूछा। वांग चेंग काई ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, थोड़ा हिचकिचाते हुए। सच कहूं तो उन्हें लगभग ठीक का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर हिला दिया। हालांकि उनकी हिचकिचाहट उनके अनुसार सच्चाई को छिपाने की एक कोशिश थी। ये स्पष्ट था कि ओल्ड मास्टर वांग का जीवन क्यों अपने अंत के करीब था। वह वांग युदाओ की ओर देखने के लिए मुड़ी, जो चुपचाप खड़ा था, मानो सोचा, और फिर कहा, हालांकि मैं जो कहने जा रहा हूं वह अप्रिय हो सकता है। मास्टर डुआन ने खुद कहा है कि आपके पुराने मास्टर की मदद करना असंभव है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसा कोई युवक तुम्हारे बूढ़े गुरु की बीमारी ठीक कर सकता है? इन शब्दों का अर्थ सरल और काफी कठोर था और वांग चेंग काई के चेहरे पर तुरंत कठोरता आ गई। सच कहूं तो हालांकि पहले वह थोड़ा उलझन में था, धीरे धीरे उसने अपना संयम वापस पा लिया था। संक्षेप में, डैन किंग ने अचानक वांग युदाओ को झूठा कह दिया था। शुरू में वह डैन किंग से सवाल करना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ये शब्द डैन किंग ने नहीं, बल्कि इस महिला डैन किंग की गुरु ने कहे थे। मास्टर डुआन की इस मंडली में अच्छी खासी प्रतिष्ठा है, इसलिए कई लोग मानते हैं कि अगर मास्टर डुआन किसी बीमारी का इलाज नहीं कर सकते तो कुछ ही लोग कर सकते हैं। लेकिन अब वे दावा कर रहे थे कि एक अनजान युवक उसका इलाज कर सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा मजाक था। अगर यह कोई प्रचार का हथकंडा नहीं था, तो यह बस एक साजिश थी, खुद को धोखा देने का एक खेल। आप सभी को ज्यादा सावधान रहना चाहिए, आजकल झूठे लोग हर जगह हैं, महिला ने फिर याद दिलाया। वांग चेंग काई का चेहरा काला पड़ गया। उसने वांग युदाओ की ओर देखा तो पाया कि वांग युदाओ अभी भी निश्चल खड़ा है। उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रहा है। वांग चेंग काई ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मुझे माफ करना, मुझे लगता है कि आप शायद बहुत ज्यादा बातों को हल्के में ले रहे हैं। हालांकि मैं आपके दायरे में नहीं हूं, फिर भी मैं मास्टर डुआन का बहुत सम्मान करता हूं। जब वह हमारे घर आए थे तो मेरे पिता ने उनका स्वागत किया था, और जब उन्होंने मेरे पुराने गुरु का इलाज किया था तब मैं वहीं था। और आप कहते हैं कि मास्टर डुआन ने कहा था कि इसका इलाज नहीं हो सकता, तो ये लाइलाज है। मुझे ऐसा नहीं लगता, कम से कम अब मेरे पुराने गुरु का स्वास्थ्य पहले से काफी बेहतर है। बेशक आपको लग सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन मैं एक पोते के रूप में अपने पुराने गुरु के स्वास्थ्य के बारे में नहीं जानता। फिर भी आपको पता है, तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहां से मिलता है? वांग चेंग काई अंदर ही अंदर थोड़ा गुस्से में था, खासकर इस बात पर कि मास्टर डुआन ने कहा था कि इसका इलाज नहीं हो सकता, इसलिए ये लाइलाज है। ये बात उसे बहुत कठोर लगी। क्या यह उसके पुराने गुरु को कोसना नहीं था? वांग चेंग काई के शब्द काफी कठोर थे। अगर वह दूसरे पक्ष की इज्जत बचाने की कोशिश नहीं कर रहा होता तो शायद गाली गलौज भी करने लगता। अगर तुम्हारे शकल के लोग इतने अद्भुत हैं तो तुमने मेरे पुराने गुरु की बीमारी का इलाज क्यों नहीं किया? अब कोई और इसका इलाज कर सकता है और तुम उसे झूठा कह रहे हो। ये ईर्ष्या नहीं तो और क्या है? झाओ हुई को अंदाजा नहीं था कि वांग चेंग काई इतनी तीखी प्रतिक्रिया देगा और उसकी प्रतिक्रिया सीधे उस पर लक्षित होगी। उसकी राय में वह वांग चेंग काई को विनम्रतापूर्वक चेतावनी दे रही थी, लेकिन आभारी होने के बजाय वांग चेंग काई ने वास्तव में उसका अपमान किया। ये बिल्कुल अनुचित था। अरे वांग चेंग काई, कैसे? क्या तुम मेरे गुरु के बारे में ऐसा बोल सकते हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे गुरु ने जो कहा वह सच है। क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि वह तुम्हारे बूढ़े गुरु की बीमारी ठीक कर सकते हैं?
डैन किंग किंग गुस्से से भरे हुए दिखे, 2 कदम आगे बढ़े और वांग चेंगकाई की ओर इशारा किया। वांग चेंगकाई का चेहरा ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने वांग युदाओ की ओर देखा, पाया कि वांग युदाओ अभी भी वैसा ही था और जल्दी से उनके पास गए, फिर उनके पास से पुकारा, युदाओ युदाओ। वांग युदाओ ने उनकी बातें बिल्कुल नहीं सुनी थीं। जैसे ही वह बाहर आया, उसने तुरंत बाहर खड़ी बड़ी भीड़ को देखना शुरू कर दिया। उसने जो देखा वह सचमुच बारिश के बाद के इंद्रधनुष जैसा था, जीवंत और रंगीन। कुछ लोग बहुत स्वस्थ थे, लेकिन कुछ लोगों को कई बीमारियां थीं। उनके शरीर से गहरी क्यूई का तेज विकिरण हो रहा था, जिससे वांग युदाओ अवाक रह गया। पहले उसने सिर्फ सुना था कि लोगों के शरीर में कई छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, लेकिन अब ये देखकर उसे और भी सहज ज्ञान हो गया। वांग युदाओ वास्तविकता में वापस आया, अपने बगल में वांग चेंगकाई को देखा और पाया कि वांग चेंगकाई का चेहरा ठीक नहीं लग रहा था। डैन किंग किंग और बाकी लोग भी उसे देख रहे थे। एक पल के लिए उसे थोड़ा अजीब लगा, ये सोचकर कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह विचारों में खोया हुआ था। क्या हुआ? वांग युदाओ ने उलझन में पूछा। चलो, वांग चेंगकाई ने कहा। वांग युदाओ ने ओह कहा, लेकिन जब उसकी नज़र डैन किंग किंग के गुरु पर पड़ी तो उसने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं और तुरंत कहा, अरे रुको इस महिला, मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम बीमार हो। तुम्हें जल्दी से इसका इलाज करवाना होगा। वांग युदाओ पहले भी कई लोगों को देख चुका था और उनमें से ज़्यादातर को कोई न कोई बीमारी थी, लेकिन इस महिला की क्यूई बीमारी बेहद गंभीर थी। हालांकि वह ठीक ठीक नहीं बता सकता था कि बीमारी क्या थी, लेकिन इतनी गंभीर क्यूई बीमारी के साथ ये बिल्कुल साफ था कि वह पहले से ही काफ़ी बीमार थी। चूंकि वह डैन किंग किंग और काओ हुआ को जानता था और उसने उनसे गैनोडर्मा ल्यूसिडम भी लिया था, इसलिए वांग युदाओ ने उसे चेतावनी देना ज़रूरी समझा। वांग चेंगकाई ने वांग युदाओ को ऐसे घूरा जैसे वह कोई बेवकूफ़ हो। पहले तो उन्होंने तुम्हें झूठा कहा था और अब तुम किसी को डॉक्टर के पास जाने की याद दिला रहे हो। वांग चेंगकाई को तो शक था कि यह आदमी जानबूझकर ऐसा कह रहा है। वांग युदाओ की बातें सुनकर डैन किंग किंग ने तुरंत पैर पटकना शुरू कर दिया। तुमने क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि मेरे गुरु बीमार हैं? क्या तुम्हें पता है कि मेरे गुरु बाई काओ तांग 100 जड़ी बूटियों का हॉल के एक बूढ़े डॉक्टर हैं? क्या उन्हें अपनी शारीरिक स्थिति का पता नहीं है? और तुम झूठे, अब हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। वांग युदाओ थोड़ा स्तब्ध रह गया, खुद की ओर इशारा करते हुए, झूठा? मैं? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? डैन किंग किंग के गाल गुस्से से फूल गए। वांग युदाओ ने डैन किंग किंग की तरफ देखा, फिर वांग चेंगकाई की ओर मुड़ी। क्या हो रहा है? मैं झूठा कैसे हो गया? वांग चेंगकाई के माथे पर काली लकीरें थीं। तो यह आदमी पहले बिल्कुल नहीं सुन रहा था। उसे लगा था कि वांग युदाओ उसे देखकर गुस्से में है, लेकिन पता चला कि वह बिल्कुल भी गुस्से में नहीं था। डैन किंग किंग का चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया था। उसे साफ एहसास हो गया था कि यह आदमी पूरे समय विचारों में खोया हुआ था। वांग युदाओ ने समूह की ओर देखा, फिर धीरे धीरे कुछ बातें समझ में आईं। हालांकि आज उसका मूड बहुत अच्छा था और उसे उनसे बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने महिला की ओर देखा, फिर मुस्कुराया और कहा, मैंने जो कहा वह सच है। जैसे ही समय मिले आपको इसकी जांच करवानी चाहिए। हाँ, मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए, हालांकि चीनी दवा आपके शरीर की जांच के लिए बहुत शक्तिशाली है, फिर भी मुझे लगता है कि आपको पूरी जांच के लिए अस्पताल जाना चाहिए। यह ज़्यादा व्यापक होना चाहिए। औरत ने दांत पीस लिए, जाहिर तौर पर थोड़ी नाराज। वह कौन थी? वह बाई काओ तांग 100 जड़ी बूटियों का हॉल की बूढ़ी डॉक्टर थी। वह एक डॉक्टर थी और अपने शरीर को किसी से भी बेहतर जानती थी। लेकिन अब यह आदमी असल में कह रहा था कि वह बीमार है, और वह भी इतनी सहजता से। उसने व्यंग्य किया, ये फिर वही पुरानी चाल है। आजकल ठगों को बस एक ही तरीका आता है, बिल्कुल ज्योतिषियों की तरह। वे आपको परेशान करने के लिए अस्पष्ट बातें कहते हैं और जब आप चिंतित होते हैं तो आपको ज़रूर पैसे देने पड़ते हैं। यह अफसोस की बात है, लेकिन मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ। युवक, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास बोलने की? वांग युदाओ ने उसे हैरानी से देखा। क्या तुम डैन किंग किंग के गुरु नहीं हो? लेकिन अगर तुम उसके गुरु भी हो तो भी तुम्हारा बीमार होना स्वाभाविक है। तुम्हें पता है, जब तक कोई नश्वर है उसका बीमार होना तय है ना? औरत थोड़ी स्तब्ध रह गई, सोच रही थी, वह तो बहुत तीखा है। फिर उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं तो कह रही हूँ, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। मैं अपने शरीर को तुमसे बेहतर जानती हूँ, समझ रही हो? ओह, तो तुम एक डॉक्टर हो। लेकिन डॉक्टरों का भी बीमार होना तो स्वाभाविक है ना? क्या तुम्हें लगता है कि डॉक्टर होने का मतलब है कि तुम कुछ और साल जी सकोगे? तुम्हें लगता है कि तुम में ही हो? वांग युदाओ ने उसे अजीब तरह से देखा। मेरे पास औषधि देवता प्रणाली है, मैं औषधि देवता बनने जा रहा हूँ। तुम सब नश्वर लोग, तुम झुक क्यों नहीं रहे? बेशक वांग युदाओ इतनी बोर नहीं हुई थी।
उनके बगल में डैन किंग के माथे की नसें धड़क रही थीं, वह फटने ही वाली थी। औरत ने अपना सिर हिलाया। छोड़ो, इसे अनकहा ही समझो। लेकिन तुम्हें मेरी कही बात याद रखनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके अपनी जांच करवा लो। बेशक, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और अगर दूसरे अस्पताल तुम्हारी जांच के बाद भी ठीक नहीं कर पाते तो मुझे ढूंढना। बेशक, अगर मैं भी ठीक नहीं कर पाया तो मेरा अंदाज़ा है कि इस दुनिया में कोई भी तुम्हारा इलाज नहीं कर पाएगा। अरे, मेरे पास बिजनेस कार्ड नहीं है, लेकिन अगर बाद में तुम्हारी बीमारी बढ़ गई तो तुम वांग चेंगकाई से मिल सकते हो। उसके पास मेरा संपर्क विवरण है। देखते हैं, इलाज की फीस के लिए मैं अभी 10 लाख लेता हूँ। बेशक, ये प्रति विजिट के हिसाब से लगता है। मेरा अंदाज़ा है कि तुम्हारी बीमारी 10 या 8 विजिट से कम में ठीक नहीं होगी। बेशक, मेरा अंदाज़ा है कि मैं अभी तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं कर सकता। वांग युदाओ ने अपनी उंगलियों पर गिनती करते हुए खुद से बुदबुदाया। उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि वह पहले से ही हिसाब लगा रहा था कि पैसे कैसे खर्च करने हैं। औरत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, उसके चांदी जैसे दांत भींच गए। फिर उसने अपनी आस्तीन ऊपर उठाई। चलो चलें। उसके पीछे डैन किंग ने भी गुस्से से भरे चेहरे से वांग युदाओ को देखा, उसकी आंखें मानो आग उगल रही थीं। इस रफ्तार से वह एक आग उगलने वाली मादा टायरानोसोरस में बदल जाएगी। काओ हुआ ने वांग चेंगकाई को सिर हिलाया और जल्दी से उनके पीछे चल दिया। समूह को उदास होकर जाते देख वांग चेंगकाई को काफी सुकून मिला। उसने वांग युदाओ के कंधे पर थपथपाया और हंसा। हाँ, भाई वांग वाकई कमाल के हैं। आपने बस कुछ शब्द कहे और उस परेशान करने वाले को तुरंत ही घृणा हो गई। घृणा? मैंने जो कहा वह सच था। उसकी बीमारी साधारण नहीं है, उसके पास शायद ज्यादा समय नहीं बचा है। हालांकि उस पर काली क्यूई बड़ी नहीं थी, लेकिन वह चमकदार काली थी और सिर्फ एक ही गांठ थी, जिसका मतलब था कि बीमारी अभी फैली नहीं थी। शायद यही वजह थी कि दूसरे पक्ष ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। जैसे ही काली क्यू फैलने लगी, उसके शरीर में भी उसके लक्षण जरूर दिखाई देने लगे। जाहिर है, वह दूसरों से इलाज भी करवा सकती थी, लेकिन वांग युदाओ तो बस एक चेतावनी दे रहा था। कौन जाने, भविष्य में और भी व्यावसायिक अवसर मिल जाएं। और अब दिव्य दृष्टि के साथ लोगों को बेवकूफ़ बनाना और भी आसान हो गया था। क्या तुम सच में? वांग चेंगकाई ने आश्चर्य से वांग युदाओ को देखा। बिल्कुल, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? वांग युदाओ ने अपना सिर हिलाया और दूर की ओर देखा। डैन किंग और बाकी लोग साफ तौर पर वहां से नहीं गए थे, क्योंकि उन्हें अभी भी यहां से अपनी चीजें लेनी थीं। वांग युदाओ के गंभीर भाव देखकर वांग चेंगकाई ने अपना मुंह खोला, कुछ अवाक महसूस करते हुए। आखिरकार वह बाई काओतांग 100 जड़ी बूटियों के हॉल से कोई तो थी। क्या उसे नहीं पता था कि वह बीमार है या नहीं? लेकिन अब वांग युदाओ ने बस यूं ही एक नज़र डाली और कहा कि वह बीमार है। क्या ये थोड़ा जल्दबाजी नहीं थी? और जैसे ही वांग युदाओ और वांग चेंगकाई बात कर रहे थे, अचानक कुछ ही दूरी पर शोर और चीख पुकार मच गई। डैन किंग जोर जोर से चिल्ला रही थी, औरत को अपनी बाहों में लिए हुए थी। औरत का चेहरा काला पड़ गया था और वह आंखें भी घुमाने लगी थी। वांग चेंगकाई का मुंह खुला का खुला रह गया और वह वहीं जड़वत बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। देखा, मैंने तुमसे कहा था कि वह बीमार है, लेकिन तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। आह चेंगकाई, इस बार तुमने सचमुच पाप किया है। मैंने सोचा था कि उसे शुरू होने में कई दिन और लगेंगे, लेकिन तुमने उसे इतना गुस्सा दिलाया कि वह तुरंत आगे आ गया। वांग युदाओ ने अपना सिर हिलाया, उसका दिल टूट गया। वांग चेंगकाई पूरी तरह से स्तब्ध था, वह अपने दिल में जो एहसास था उसे बयां नहीं कर सकता था, लेकिन एक वाक्य उसके दिमाग में घूम रहा था। फिर वह डर के मारे चिल्लाया, अरे, मैंने उसे गुस्सा नहीं दिलाया, ठीक है? तुमने ही उसे गुस्सा दिलाया था। अरे, सच में? वांग युदाओ ने अजीब तरह से अपनी नाक रगड़ी, फिर कहा, इन बातों पर ध्यान मत दो। आखिरकार उसे दौरा पड़ रहा है, तो चलो संक्रमण से बचने के लिए दूरी बनाए रखें। बोलते बोलते वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी वहां भीड़ में से कोई तेजी से बाहर निकला। बाहर आकर उस व्यक्ति ने इधर उधर देखा और वांग चेंगकाई और वांग युदाओ को देखकर तेजी से दौड़कर उनके पास आया। भाई वांग, कृपया मदद करें। मेरे जूनियर मार्शल अंकल मुसीबत में हैं। हालांकि काओ हुआ अपने जूनियर मार्शल अंकल की बातों से पूरी तरह सहमत नहीं था, लेकिन उसे ये भी लगा कि वांग युदाओ का ये कहना कि उसके जूनियर मार्शल अंकल बीमार हैं, कुछ हद तक अचानक और हास्यास्पद था, मानो किसी अरबपति को ये बताना कि वह बहुत गरीब है। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वांग युदाओ अभी बोलना खत्म ही करेगी और उसके जूनियर मार्शल अंकल के नीलामी स्थल से जाने से पहले ही वह अचानक बेहोश हो जाएंगी। यह इतनी जल्दी हुआ कि वे सभी समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सके। जब तक वह बेहोश नहीं हो गईं, तब तक उसे अचानक याद नहीं आया कि वांग युदाओ ने पहले क्या कहा था। अरे रुको, ये व्यक्ति, मुझे माफ करना, लेकिन तुम बीमार हो और तुम्हें जल्दी से इलाज की जरूरत है। ठग, मैं? ओह, तो तुम डॉक्टर हो?
लेकिन डॉक्टरों का भी बीमार होना तो आम बात है ना? ये शब्द काओ हुआ के मन में अंकुरित बीजों की तरह थे जो लगातार उसके कानों में गूंज रहे थे। अब उसे एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति पर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था, वह बूढ़े मास्टर वांग का इलाज करने के बाद उस पर नजर रखना चाहता था, और अब जब उसके कनिष्ठ मार्शल अंकल ने उसे ठग कहा तो उसने वांग युदाओ नाम के इस आदमी को सचमुच कम करके आंका था। वांग युदाओ ने अपना सिर झुकाया और वांग चेंगकाई की तरफ देखा। वांग चेंगकाई ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और अनजाने में ही एक कदम बगल की तरफ हट गया। अगर पहले वह वांग युदाओ को सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानता था तो अब वह इस दोस्त से थोड़ा डर रहा था। उसका मुंह कमाल का था। अगर वह कहता कि कोई बीमार है तो वह बीमार था। उसे कैसा लगा कि वांग युदाओ पहले से कुछ अलग था। भाई काओ, तुम्हारे जूनियर मार्शल अंकल बीमार हैं। तुम्हें उन्हें जल्दी से अस्पताल भेजना चाहिए। तुम मुझे अभी क्यों ढूंढ रहे हो? वांग युदाओ ने चिंतित काओ हुआ की ओर देखते हुए अपने हाथ फैला दिए। यह आदमी सचमुच बहुत ज्यादा चिंतित लग रहा था। ऐसी किसी बात के लिए जल्दी से 120 पर कॉल करने के बजाय वह उसे ढूंढने आया था। कम से कम काओ हुआ भी तो एक डॉक्टर था। काओ हुआ थोड़ा स्तब्ध था। शायद उसने सोचा होगा कि वांग युदाओ पिछली घटना को लेकर अभी भी गुस्से में है। लेकिन सोचने पर उसके जूनियर मार्शल अंकल ने उसे सबके सामने ठग कहा था। अब विडंबना यह है कि एक ठग की बात सच हो गई थी। भाई वांग, भाई काओ, अगर आप मुझे अभी बता भी दे तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर मैं उसका इलाज भी करूं तो भी मैं उसे ठीक नहीं कर पाऊंगा। समय बर्बाद करने से बचने के लिए आपको उसे जल्दी से अस्पताल भेज देना चाहिए। और हाँ, मैं तो यहाँ हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं आपके जूनियर मार्शल अंकल का इलाज कैसे कर सकता हूँ? काओ हुआ ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। उसने अपने माथे पर थपकी दी, अपना फ़ोन निकाला और जल्दी से फ़ोन किया। कुछ ही देर बाद एक एम्बुलेंस बाहर आ गई। वांग युदाओ और वांग चेंगकाई ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, लेकिन काओ हुआ फिर भी जिद कर रहा था कि वांग युदाओ उनके पीछे आए। आखिरकार उन्होंने अभी अभी किसी का गैनोडर्मा ल्यूसिडम लिया था और अब मना करना बहुत बुरा लगेगा। एम्बुलेंस में डैन किंग का चेहरा बहुत उदास था और उसकी नज़रें कभी कभी वांग युदाओ की ओर उठ जाती थीं। पहले उसने वांग युदाओ को झूठा कहा था और वह सबसे ज्यादा चिल्लाई थी, लेकिन अब ऐसी घटना घट गई थी। सबसे अहम बात यह थी कि यह मामला थोड़ा अजीब लग रहा था। उसके मालिक का शरीर पहले तो बिल्कुल ठीक था, तो अचानक ऐसा कैसे हो गया? क्या ये वांग युदाओ की कही बात की वजह से हो सकता है? नहीं, क्या तुमने मेरे मालिक के साथ कुछ किया है? डैन किंग ने गुस्से से वांग युदाओ की ओर देखा। क्या मैं ही तुम्हें झूठा नहीं कह रहा था? क्या यही वजह है कि मैं अपने मालिक के शरीर के साथ कुछ करूं? वांग युदाओ ने कहा कि वह बता सकता है कि उसके मालिक बीमार हैं। ठीक है, अगर वह बीमार भी थी तो यह इतना अचानक नहीं होना चाहिए था कि वह गिर पड़े और नीलामी घर से निकलने से पहले ही उठ न सकें। जरूर उसी ने कुछ किया होगा, वरना इसे कैसे समझाया जा सकता था? वांग युदाओ ने डैन किंग को घूरा, फिर वांग चेंगकाई की तरफ मुड़कर कंधे उचकाते हुए कहा, अब समझ में आया है ना? इस दुनिया में हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। पहले इस व्यक्ति और मेरा कोई संपर्क नहीं था और मेरे अच्छे इरादों को हल्के में लिया जाता था। और क्या कहूँ? वांग चेंगकाई ने भारी स्वर में सिर हिलाया। दरअसल वांग युदाओ का डैन किंग के गुरु से पहले कोई संपर्क नहीं था, लेकिन क्या ये नेकनियति थी, ये वह नहीं कह सकता था। आखिरकार यह मामला वाकई अजीब था और शायद इस आदमी में कोई खास काबिलियत थी। जानना चाहिए कि डैन किंग के गुरु ने ही डैन किंग को वांग युदाओ को झूठा कहने के लिए उकसाया था। तुम इसे नेकनियति कहते हो? अगर तुमने कुछ नहीं किया होता तो मेरे गुरु अचानक बीमार कैसे पड़ गए? डैन किंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने गुस्से से वांग युदाओ की ओर इशारा किया। वांग युदाओ अवाक लग रहा था, लेकिन वह और कुछ नहीं कहना चाहता था। उसे लगा कि ऐसी औरत से बहस करना बेकार है। किंग, बात करना बंद करो। काओ हुआ ने भौहें चढ़ाईं और जल्दी से डैन किंग को वापस खींच लिया। उसने पहले जो कहा था उसकी वजह से ही दूसरे लोग नाखुश थे। डैन किंग ने एक पल के लिए संघर्ष किया, लेकिन फिर अपना मुंह बंद कर लिया। साथ में मौजूद डॉक्टर ने समूह को अजीब नज़रों से देखा। एम्बुलेंस जल्दी से शांगनान अस्पताल पहुंच गई। वांग युदाओ शुरू में अंदर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन काओ हुआ ने जिद की कि वांग युदाओ अंदर जाकर देखें। जाहिर है वह चाहती थी कि वांग युदाओ उनकी मदद करें, लेकिन उनके पास उस समय उनकी बीमारी का कोई अच्छा इलाज नहीं था। जहां तक शुद्धिकरण कला का सवाल है तो वह वास्तव में बेकार होगी। वांग युदाओ के अनुमान के अनुसार यह शायद एक गंभीर बीमारी थी। हालांकि यह जानलेवा नहीं थी, लेकिन इसका इलाज बहुत मुश्किल होगा। कार में रहते हुए मरीज की त्वचा धीरे धीरे सुधरने लगी थी। कम से कम वह उतनी काली तो नहीं थी जितनी नीलामी घर में थी। वार्ड में भेजे जाने के बाद डॉक्टर तुरंत आपातकालीन देखभाल प्रदान करने के लिए दौड़ पड़े।
बाहर डैन किंग और काओ हुआ बहुत चिंतित दिखाई दिए। वांग यूदाओ जाने का इरादा कर रहा था, लेकिन उसके जाने से पहले ही उसने जियांग जी को टहलते हुए देखा। वे उसका अभिवादन भी कर पाते उससे पहले ही काओ हुआ की आंखें चमक उठीं और वह तुरंत दौड़कर उसके पास गई। डायरेक्टर जियांग, डायरेक्टर जियांग। जियांग जी थोड़ा स्तब्ध रह गई, फिर कुछ उलझन से काओ हुआ की ओर देखने लगी। मैं हूँ, काओ हुआ। ओह ठीक है, डायरेक्टर जियांग शायद भूल गए होंगे, हम पहले भी जिन्हाई में मिले थे। मेरे गुरु हुआंग जिशी हैं। काओ हुआ थोड़ी उत्साहित हुई और जल्दी से अपना परिचय दिया, फिर अपने गुरु का जिक्र किया। ओह, तो यह उनका प्रशिक्षु है। ठीक है, अब मुझे याद आ रहा है, जब मैं पिछली बार जिन्हाई गया था तो तुमने चाय बनाने में भी मदद की थी। जियांग जी मुस्कुराई, दूसरों की तरफ यूं ही नजर घुमाए और पूछा, तुम यहाँ क्यों हो और ये क्या हो रहा है? काओ हुआ ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, दूसरों की तरफ देखा और फिर संक्षेप में बताया कि पहले क्या हुआ था। झाओ हुई भी यहाँ है। वह थोड़ा स्तब्ध था, आपातकालीन कक्ष की ओर देख रहा था, उसके चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक थी, फिर उसने पास खड़े वांग यूदाओ की तरफ देखा। यहाँ क्या हो रहा है? क्या वो सच में बीमार है? वांग यूदाओ को इस बूढ़े को थप्पड़ मारने का बहुत मन हुआ। अगर वो बीमार नहीं होती तो क्या वो अस्पताल में होती? वो पहले से ही आपातकालीन कक्ष में थी और वो फिर भी ऐसा सवाल पूछ सकता था। ओह हाहा, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। जियांग जी हंसा, उसके चेहरे पर शक की एक झलक उभर आई। डायरेक्टर जियांग, क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? वांग यूदाओ और जियांग जी को बात करते देखकर काओ हुआ हैरान रह गया और उसने जल्दी से पूछा। जाहिर है हम एक दूसरे को जानते हैं। चूंकि वो कह रहा है कि झाओ हुई बीमार है तो ये बात बिल्कुल सही होनी चाहिए। लेकिन क्या झाओ हुई को खुद नहीं पता? जियांग जी हैरान दिखीं। तर्कसंगत रूप से अगर झाओ हुई सचमुच बीमार थी तो उसे खुद भी इसका एहसास होना चाहिए था। बीमारी बढ़ने तक उसे कैसे पता नहीं चल सकता था? मुझे भी नहीं पता। जूनियर मार्शल अंकल में पहले कोई लक्षण नहीं दिखे थे। काओ हुआ ने वांग यूदाओ की तरफ देखा, ये सोचकर कि इस व्यक्ति में वाकई कोई क्षमताएं हैं। चूंकि जियांग जी ने भी ऐसा कहा था तो शायद ये सच ही था। जियांग जी ने वांग यूदाओ की तरफ मुड़कर देखा। वांग यूदाओ ने अपना सिर हिलाया, मेरी तरफ मत देखो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसकी बीमारी शायद गंभीर नहीं है। जरूरी नहीं कि उसकी जान को कोई खतरा हो। ओह, ये तो अच्छी बात है। वांग यूदाओ की बातें सुनकर जियांग जी ने राहत की सांस ली, फिर वांग यूदाओ की तरफ देखा, मानो किसी बात को लेकर झिझक रहे हों। एक पल बाद उसने जल्दी से कहा, एक पल के लिए मेरे साथ आओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वांग यूदाओ जियांग जी के हाव भाव देखकर थोड़ा स्तब्ध रह गया और सोचने लगा, क्या कुछ हुआ होगा। वह बस वांग चेंगकाई का अभिवादन कर सका, फिर जल्दी से उसके पीछे चला गया। क्या बात है? जियांग जी के धीरे धीरे गंभीर होते चेहरे को देखकर वांग यूदाओ की भौहें तन गईं। जियांग जी चुप रहा और जब वे ऑफिस पहुंचे तब उसने आह भरी और कहा, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि शेन्यू लिंग काउंटी जा रही है? वहां एक अजीब सी बीमारी उभर रही है। वांग यूदाओ का दिल धड़क उठा, लेकिन वह कुछ नहीं बोला, बल्कि जियांग जी को गौर से देखता रहा। पहले तो मुझे लगा था कि कोई आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन अब लगता है कि यह काफी नहीं है। कल आई खबरों के अनुसार उन्होंने कहा कि यह बीमारी संक्रामक है। वांग यूदाओ का चेहरा बदल गया। संक्रामक और एक नई तरह की बीमारी जिसका नाम नहीं बताया जा सकता, ये वाकई एक बड़ी समस्या थी। वांग यूदाओ ने भौहें चढ़ाईं और जल्दी से पूछा, तो शेन्यू, क्या शेन्यू ठीक है? जियांग जी ने सिर हिलाया, वह ठीक है, लेकिन उसके साथ गए डॉक्टरों में से एक को पहले ही संक्रमण हो चुका है। मैंने सुना है कि यह उस तरह का संक्रमण है जिसमें पूरा शरीर कमजोर महसूस होता है, और एक मौत भी हो चुकी है। अब उस इलाके को सील कर दिया गया है। लिंग काउंटी के लोगों को अब बाहर जाने की अनुमति नहीं है, और आसपास के अस्पतालों ने भी बड़ी संख्या में लोगों को वहां भेज दिया है। मुझे भी कुछ लोगों को वहां भेजना है, लेकिन चूंकि शेन्यू पिछली बार काफी लोगों को साथ लेकर गई थी और ज्यादातर डॉक्टर चले गए हैं, इसलिए इस बार हम सिर्फ कुछ नर्सें और रसद कर्मचारी ही भेज सकते हैं। इस तरह की संक्रामक बीमारी के लिए सबसे जरूरी है इसके स्रोत को नियंत्रित करना और स्थानीय स्वच्छता व्यवस्था को दुरुस्त करना। वांग यूदाओ ने जियांग जी की तरफ देखा, उसकी आंखों में संदेह की एक झलक उभरी, फिर बोला, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? उसे लगने लगा था कि कुछ गड़बड़ है। यह आदमी उसे ये सब गंभीरता से बता रहा था, क्या ऐसा हो सकता है? खांसी, खांसी। सच कहूं तो मैं तुम्हें पहली बार ही इसके बारे में बताना चाहता था, लेकिन अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो मुझे लगता है कि तुम्हें इस बार जाकर देखना चाहिए। भले ही सिर्फ मदद के लिए ही क्यों ना हो, आखिरकार ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है, जियांग जी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। वांग यूदाओ हाँफने लगा, फिर जियांग जी को आंखें फाड़े घूरने लगा। एक लंबी चुप्पी के बाद आखिरकार उसने कहा, बूढ़े, तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं?
यह एक नई संक्रामक बीमारी है। और हाँ, मुझे ऐसे मत देखो जैसे मेरे पास कोई मामूली हुनर है। जहाँ तक चिकित्सा की बात है, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता। इसीलिए मैं तुम्हें रसद टीम के साथ जाने के लिए कह रहा हूँ। देखो क्या तुम मदद कर सकते हो। आखिरकार शेन यू अभी भी वहीं है। अगर वह संक्रमित हो गई तो। जियांग जी ने गला साफ किया, वांग युदाओ की तरफ देखा और अचानक मुस्कुरा दिया। वांग युदाओ सचमुच इस बूढ़े को जमीन पर पटक कर कुचल देना चाहता था। यह आदमी उसे पूरी तरह से धमका रहा था। लेकिन शेन युए का वहां होना वाकई बहुत खतरनाक था। अगर वह संक्रमित हो गई तो जानलेवा हो सकता था। अगर वह भी कुछ न कर सका तो नतीजे अकल्पनीय होंगे। जाहिर है अभी उसके पास वह क्षमता नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे देखने के लिए स्थानीय इलाके में जाना था। दिव्य दृष्टि से उसे ये देखने में सक्षम होना चाहिए था कि वहां रोगजनक कीवी कितनी प्रबल थी। हम कब जा रहे हैं? वांग युदाओ ने चिढ़कर पूछा। वह सचमुच इस तरह की चीजों में नहीं पड़ना चाहता था। जल्द ही, कल सुबह। तुम वापस जाओ और पहले सामान समेटो, फिर हमारी गाड़ी से चले जाओ, जियांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसने कहा था कि वांग युदाओ सिर्फ रसद टीम के साथ निरीक्षण करने जा रहा था, उसे वांग युदाओ की विशेष उपचार विधियां साफ याद थीं। कौन जाने, शायद वहां पहुंचने के बाद वांग युदाओ को कुछ मिल जाए। और अगर वांग युदाओ सचमुच बीमारी का इलाज कर सके तो इसका श्रेय उसे बहुत बड़ा होगा। वांग युदाओ थोड़ा उदास महसूस करते हुए निदेशक जियांग के कार्यालय से बाहर निकला। अगर डैन किंग और उसका समूह न होता तो शायद वह अभी घर पर ठंडी हवा का आनंद ले रहा होता। अब उसे लिंग काउंटी जाना था, और वह भी एक ऐसी जगह जहां एक संक्रामक बीमारी थी। खैर, भले ही वांग युदाओ दयालु था और अब उसके पास औषधि देव प्रणाली थी, फिर भी वह इंसान था। अगर वह वहां संक्रमित हो जाता तो परिणाम अकल्पनीय होते। हालांकि शेन यू अभी भी वहां थी। उसने उसे 2 दिनों से फ़ोन नहीं किया था, और शेन यू जैसे किसी व्यक्ति के साथ, अगर आप फ़ोन नहीं करते उससे, आप उससे संपर्क करने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। अपना सिर हिलाते हुए वांग युदाओ ने डैन किंग से मिलने न जाने का फैसला किया। वह सीधे अस्पताल से निकला, वांग चेंगकाई को फ़ोन किया और फिर जल्दी से घर चला गया। वह इस समय बहुत आहत था, खासकर अपने दिल में। उसे लग रहा था जैसे उसके साथ धोखा हुआ हो। वांग चेंगकाई अभी भी अस्पताल में वांग युदाओ का इंतजार कर रहा था, लेकिन कौन जानता था कि यह आदमी पहले भाग जाएगा। जब वांग चेंगकाई ने फ़ोन उठाया तो काओ हुआ चिंतित दिख रहा था, लेकिन जब वांग चेंगकाई ने कहा कि वांग युदाओ पहले ही जा चुका है तो काओ हुआ के चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से बिगड़ गए। आपातकालीन कक्ष का दरवाजा नहीं खुला था, और बगल में डैन किंग इतना चिंतित था कि उसके आंसू बहने वाले थे। लेकिन अब दूसरे पक्ष को उनकी परवाह नहीं थी और वह चला गया था। ये कैसा व्यवहार था? लेकिन फिर वांग युदाओ पर डैन किंग और उसके समूह की देखभाल करने का कोई दायित्व नहीं था। उसकी पिछली चेतावनी पहले से ही एक एहसान थी, और वह अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने हस्तक्षेप भी किया तो झाओ हुई को ठीक नहीं कर सका, और अब तो वांग युदाओ का दिल भी बहुत उदास था। शाम हो चुकी थी जब वह घर लौटा। वांग युदाओ ने वूमीजी को अगले दिन के अपने कार्यक्रम के बारे में बताया। वूमीजी चौंक गया, लेकिन वांग युदाओ ने यह नहीं बताया कि वह क्या करने वाला है, बस इतना बताया कि वह कुछ समय के लिए शांगनान शहर से बाहर जा रहा है। अगली सुबह वांग युदाओ के बिस्तर से उठने से पहले ही उसने लोगों की बाहर हलचल सुनी, और रसोई से तलने की आवाज़ आ रही थी। वांग युदाओ ने आंखें मली और बैठक में चला गया, जहां उसने वूमीजी को एप्रन पहने रसोई से एक प्लेट ले जाते हुए देखा। तुम जाग गए, जल्दी से नहा धो लो, फिर कुछ खाकर आओ। वूमीजी मुस्कुराई, प्लेट नीचे रखी और फिर रसोई में वापस चली गई। वांग युदाओ स्तब्ध रह गया, उसके दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। बहुत समय हो गया था, और सिर्फ उसकी मां ने ही उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था। ऐसा लग रहा था कि इस बार लिंग काउंटी से लौटने के बाद उसे जल्दी से पैसे कमाने थे। नए साल पर घर लौटते समय वह अपनी मां को एक बड़ा सरप्राइज देगा। खाने के बाद वांग युदाओ के समुदाय से निकलने से पहले ही जियांग जी का फ़ोन आया, जिसमें वांग युदाओ को जल्दी से अस्पताल आने के लिए कहा गया क्योंकि गाड़ी जाने वाली थी। अस्पताल के पिछले दरवाजे पर एक गाड़ी खड़ी थी, एक और गाड़ी पहले ही जा चुकी थी। क्योंकि इस बार बहुत सारी दवाइयां और चिकित्सा उपकरण ले जाए जा रहे थे, इसलिए कई बैच थे। हालांकि इस गाड़ी में लगभग सभी नर्सें थीं। हाय, ये व्यक्ति अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? हम सभी को इसका इंतज़ार करवा रहा है। इससे पहले निदेशक जियांग ने कहा था कि अभी भी एक व्यक्ति गायब है, इसलिए उन्होंने उन्हें इंतज़ार करने के लिए कहा। लेकिन वे 10 मिनट से इंतज़ार कर रहे थे और वह व्यक्ति अभी तक नहीं आया था। एक व्यक्ति के लिए पूरी गाड़ी को इंतज़ार कराना वाकई नासमझी थी। हाँ, बहुत समय हो गया है। एक व्यक्ति के लिए इंतज़ार करने में क्या दिक्कत है? आखिर कौन नहीं आया है? क्या सूची में सभी लोगों का हिसाब नहीं है? एक नर्स ने सूची हाथ में ली और कुछ लोगों को देखा। पिछली गाड़ी में बैठे सभी लोग पहले ही जा चुके थे।
इस गाड़ी में सिर्फ 5 या 6 लोग थे, लेकिन चूंकि वे सभी एक ही समूह से थे, इसलिए वे एक दूसरे से अच्छी तरह वाकिफ थे। हालांकि कुछ नर्सें भी थीं जिन्होंने इसी साल अपनी इंटर्नशिप शुरू की थी। अस्पताल के कर्मचारियों की बड़ी संख्या देखकर मूर्ख मत बनिए, जिन्हें सही मायने में डॉक्टर कहा जा सकता है, वे कम से कम 30 साल के करीब हैं, क्योंकि चिकित्सा पेशे में ज़्यादातर दूसरे उद्योगों के मुकाबले ज़्यादा मेहनत लगती है। कौन जाने। खैर, डायरेक्टर जियांग ने कहा कि अभी एक और है, तो हमें इंतज़ार करना होगा। क्या बड़ा आदमी है, लियू टिंग ने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसने एक आदमी को सीधे कार की तरफ दौड़ते देखा, फिर उसने अंदर आने की कोशिश की। अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? यह अस्पताल की गाड़ी है। लियू टिंग ने उस आदमी को धक्का देकर दूर धकेल दिया। उसका हाथ सीधे उसकी छाती पर था, लेकिन उस आदमी का शरीर एक बड़े पत्थर जैसा था, वह जरा भी नहीं हिला। फिर तेजी से हिलते हुए वह कार में बैठ गया। उसने ताली बजाई और मुस्कुराते हुए कहा, सबको इंतजार करवाने के लिए माफ करना। ठीक है, अब हम जा सकते हैं। वांग युदाओ भी थोड़ा हक्का बक्का रह गया। कार में सभी नर्सें थीं, एक भी पुरुष नहीं था, यहाँ तक कि ड्राइवर भी महिला नहीं थी। क्या हो सकता है कि इस बार कोई डॉक्टर न हो? हालांकि कई महिला नर्सों के बीच अकेले पुरुष के रूप में बैठना वाकई अजीब लग रहा था, जैसे उसने पहले कंप्यूटर पर कुछ देखा हो। आप वही हैं जो हमारे साथ आने वाले हैं? लियू टिंग ने आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखा। सच कहूं तो उसने सोचा था कि जो व्यक्ति नहीं आया है वह एक महिला है, और उसने सोचा भी नहीं था कि वह एक पुरुष होगा। लेकिन अब यह क्या था? और उसने इस व्यक्ति को पहले कभी अस्पताल में नहीं देखा था। हालांकि शहर का अस्पताल वाकई काफ़ी बड़ा था, उसकी याददाश्त काफ़ी अच्छी थी। उसे अस्पताल में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में कम से कम कुछ तो आभास होना चाहिए था, लेकिन उसे इस व्यक्ति के बारे में बिल्कुल भी आभास नहीं था। यह मैं हूँ, क्या हुआ? वांग युदाओ ने उस दुबली पतली नस की ओर देखा। जाहिर है वह देखने में बिल्कुल मासूम थी और उसमें एक अलग ही आकर्षण था। बेशक कुछ लोगों की नज़र में यह महिला बहुत खूबसूरत लग सकती थी, क्योंकि उसका चेहरा बच्ची जैसा था और वह लगभग 14-15 साल की लग रही थी। कुछ खास पसंद नापसंद वाले लोग शायद अपने दिल की हलचल को दबा नहीं पाए। और उसकी आवाज़ भी बहुत खास थी, एक बच्ची जैसी। तुम हमारे अस्पताल से नहीं हो? लियू टिंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और जल्दी से उससे दूर हट गईं, क्योंकि वांग युदाओ उनके ठीक बगल में कई महिला नर्सों के बीच बैठा था। बाकी लोगों ने भी वांग युदाओ की तरफ देखा और एक पल बाद उनमें से एक ने अचानक कहा, मैंने तुम्हें पहले देखा है। वह निश्चित रूप से हमारे अस्पताल से नहीं है, लेकिन तुम किसी मरीज के परिवार के सदस्य लगते हो, है ना? मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले देखा है। वांग युदाओ मुस्कुराया। उसने इनमें से किसी भी नर्स को नहीं देखा था, और हालांकि वह कई बार अस्पताल गया था, लेकिन वह कभी इलाज के लिए वहां नहीं गया था। ये प्रभावशाली था कि किसी ने उसे याद किया। बेशक इस अस्पताल में ऐसे लोग जरूर थे जिन्होंने उसे देखा था और उसका नाम जानते थे, लेकिन उनमें से कोई भी इस गाड़ी में नहीं था। सभी को नमस्कार, मेरा नाम वांग युदाओ है। कृपया अब से मेरा ध्यान रखना, मैं यहाँ सिर्फ मदद करने आया हूँ। वांग युदाओ मुस्कुराया। जियांग जी के अनुसार वहाँ पहले से ही दर्जनों संक्रमित लोग थे। हालांकि उसके पास शुद्धिकरण कला थी, लेकिन वह इसकी प्रभावशीलता की गारंटी नहीं दे सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी शुद्धिकरण कला के प्रत्येक प्रयोग में 5 दवाइयां लगती थीं। इसलिए भले ही उसकी शुद्धिकरण कला उपयोगी हो, फिर भी वह इसका उपयोग लोगों को सामूहिक रूप से बचाने के लिए नहीं कर सकता था। कार तेजी से शहर से बाहर निकल गई। महिलाएं उत्साह से बातें कर रही थीं, जबकि वांग युदाओ ने अपनी आंखें बंद कर लीं। इतनी सारी महिलाओं के आसपास होने के कारण उसे थोड़ा अजीब लगा, शायद एक ही महिला के साथ बेहतर होता। अरे, क्या तुम पहले मेडिकल की छात्रा थीं? लियू टिंग ने उसके बगल में चुपचाप पूछा। वांग युदाओ ने उदासीनता से कहा, नहीं नहीं, तो तुम क्यों जा रही हो? वहाँ बीमारियां हैं, क्या तुम बस परेशानी पैदा नहीं कर रही हो? लियू टिंग ने मुंह बनाया। सच कहूं तो वह अभी भी थोड़ी चिंतित थी। आखिरकार इस तरह की संक्रामक बीमारी कोई मजाक नहीं थी, और उसने इसी साल अपनी इंटर्नशिप शुरू की थी, और उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसी किसी चीज़ का सामना करना पड़ेगा। उसे 10 साल पहले सार्स का प्रकोप अभी भी याद था, उसके बारे में सोचकर ही डर लगता था। वांग युदाओ कुछ नहीं बोला। उसने आंखें खोलीं, लियू टिंग की तरफ देखा और फिर बंद कर लीं। लिंग काउंटी भी शांगनान शहर का हिस्सा था, लेकिन वह जिन्हाई की सीमा पर था। ये जगह वाकई बहुत दुर्गम थी। लिंग काउंटी की सीमा में प्रवेश करने से पहले कार 4 घंटे से ज़्यादा चली। कार की खिड़की से बाहर देखने पर उन्हें एक पहाड़ की तलहटी में एक छोटा सा काउंटी शहर दिखाई दिया। वांग युदाओ ने गहरी सांस ली। उसका पुराना घर ऐसे ही एक छोटे से काउंटी शहर में हुआ करता था, लेकिन वह किसी पहाड़ की तलहटी में नहीं, बल्कि एक मैदान में था। फिर भी इतने छोटे काउंटी शहर में आकर उसे काफ़ी खुशी हुई। हालांकि लिंग काउंटी में बीमारी का प्रकोप काउंटी शहर में नहीं था।
खुद नहीं, बल्कि वो गांव में। यही वजह थी कि बचाव कार्य इतना मुश्किल था। दोपहर के समय कार आखिरकार लिंक काउंटी अस्पताल के प्रवेश द्वार पर रुकी। 4 घंटे चलने के बाद कार में सवार ज्यादातर लोग थके हुए और प्यासे थे। सौभाग्य से अस्पताल से उनका स्वागत करने के लिए लोग मौजूद थे। वांग युदाओ ने कुछ लोगों से अभिवादन किया और फिर जल्दी से अस्पताल की ओर चल पड़े। क्वो गांव के सभी गंभीर रूप से बीमार मरीजों को देखभाल के लिए लिंक काउंटी अस्पताल लाया गया। हालांकि जैसे ही वांग युदाओ जांच के लिए एक मरीज को ढूंढने वाले थे, लियू टिंग उनके पीछे पीछे आ गया। तुम कहाँ जा रहे हो? मरीजों को देखने। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि यहाँ संक्रमित लोग हैं? वांग युदाओ ने लापरवाही से जवाब दिया और जल्दी से एक नस को पकड़ लिया। हालांकि सामने वाला पक्ष थोड़ा अधीर था और वांग युदाओ द्वारा अपना उद्देश्य बताने के बाद उसकी भौहें और भी सिकुड़ गईं। नहीं, वे मरीज गहन चिकित्सा इकाई में हैं। आम लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है और उस क्षेत्र को लगातार कीटाणुरहित किया जाता है। हमारे अस्पताल के चिकित्सा उपकरण बहुत पुराने हो चुके हैं। हमारे पास केवल 3 आइसोलेशन सूट हैं। महिला नर्स ने अपना सिर हिलाया। जाहिर है वह नहीं चाहती थी कि वांग युदाओ उन्हें देखने जाए, लेकिन ये सच था। लिंक काउंटी पहले से ही एक प्रकोप क्षेत्र था। हालांकि सभी मरीज को गांव से भेजे गए थे। काउंटी अस्पताल पहले से ही दहशत में था। पहले मरीज इलाज के लिए आते थे, लेकिन इस घटना के बाद लगभग कोई भी इलाज के लिए अस्पताल नहीं आया। वे केवल सड़कों पर छोटे छोटे क्लिनिकों में जाते थे। और चूंकि अस्पताल के चिकित्सा उपकरण पूरे नहीं थे, इसलिए मरीजों का आइसोलेशन ठीक से नहीं किया गया था। कुछ नर्सें पहले ही संक्रमित हो चुकी थीं और कुछ तो इस्तीफा देने की तैयारी में थीं। वांग युदाओ ने भौहें चढ़ाईं। कुछ भी कहना मुश्किल हो रहा था। ये कैसे लोग हैं, मौत से इतना डरते हैं और फिर भी नर्स बने हुए हैं? लियू टिंग ने गुस्से से जाती हुई नर्स को देखा, खासकर जब उसने सुना कि यहाँ की नर्सें वास्तव में इस्तीफा दे रही हैं। व्यंग्यात्मक टिप्पणी मत करो, यहाँ ऐसा होना स्वाभाविक है। इस अस्पताल में केवल 3 आइसोलेशन सूट हैं। कल्पना कीजिए, जब यहाँ डॉक्टर और नर्स मरीजों के संपर्क में आते हैं तो वे केवल सामान्य संपर्क ही कर पाते हैं। शहरी अस्पतालों जैसे स्थानिक आइसोलेशन की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए लोगों का इस्तीफा दे देना स्वाभाविक है। वांग युदाओ ने अपना सिर हिलाया। ऐसे दूरदराज के इलाकों में सबसे ज्यादा डर संक्रामक बीमारियों का उभरना था। अगर उच्च अधिकारियों ने लोगों को भेजने की हिम्मत नहीं की तो अनुमान लगाया गया था कि इस अस्पताल में सभी जल्द ही संक्रमित हो जाएंगे। और यह भी संभव था कि पूरा अस्पताल ही संक्रमण का स्रोत बन जाए। ये कुप्रबंधन की समस्या नहीं थी, असल समस्या उपकरणों और परिस्थितियों की कमी थी। एक चतुर गृहिणी चावल के बिना खाना नहीं बना सकती। आप क्या कह रहे हैं? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं गलत हूँ? लियू टिंग कमर पर हाथ रखे खड़ी थी। उनकी बच्चों जैसी आवाज़ गलियारे में गूंज रही थी। काउंटी अस्पताल की इमारत में पहले से ही बहुत कम लोग थे और मौजूदा महामारी के प्रकोप के कारण पूरी इमारत में सिर्फ गांवों से आए गरीब मरीज और कुछ ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ही बचे थे। बहस बंद करो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि अस्पताल में चिल्लाना नहीं चाहिए? वांग युदाओ ने लियू टिंग की तरफ आंखें घुमाईं और फिर गलियारे के अंत की ओर चल दिया। चाहे जो भी हो, वह मरीजों की हालत देखना चाहता था। आखिरकार वह शायद दोपहर से पहले वो गांव नहीं पहुंच पाएगा। अगर वह अभी स्थिति को समझ पाता तो शायद इस बीच कुछ उपाय सोच पाता। काउंटी अस्पताल की इमारत सिर्फ 3 मंजिल की थी, लेकिन काफी बड़ी थी। वांग युदाओ कई बार इधर उधर भागा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। जब वह लौटा तो बाकी लोग खाना खा चुके थे। उनका स्वागत करने वाला व्यक्ति काउंटी अस्पताल का निदेशक था, एक बूढ़ा आदमी लगभग 50 साल का, मोटा चश्मा पहने हुए। उसने बताया कि एक गाड़ी पहले आई थी जो कई दवाइयां ला रही थी और जल्दी जल्दी खाना खाकर चली गई थी, शायद को गांव की ओर। इस बार वांग युदाओ के समूह की टीम लीडर एक हेड नर्स थी जिसका उपनाम मा था और जो पूरे समय गाड़ी चला रही थी। हेड नर्स मा पहले भी वांग युदाओ से मिल चुकी थी और उसका नाम जानती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वांग युदाओ वहां किस लिए है। हालांकि जियांग जी ने आने से पहले ही उससे साफ कह दिया था कि अगर कुछ हुआ तो वह मिस्टर वांग से पूछ सकती है। मिस्टर वांग, क्या हम अभी चलें या थोड़ी देर आराम करें? हेड नर्स मा ने वांग युदाओ की तरफ देखा जो बगल में खड़े भौहें चढ़ाए खड़े थे। वांग युदाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर दूसरों की तरफ देखा और कहा, मैं यहाँ मरीजों को देखना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये संभव है। बूढ़े आदमी के चेहरे पर थोड़ी परेशानी झलक आई। बस खिड़की से बाहर देखो, अंदर मत जाओ, वांग युदाओ ने जल्दी से समझाया। ये भी काम करता है। बूढ़े डॉक्टर ने सिर हिलाया और रास्ता दिखाया। शुरू में दूसरे लोग भी पीछे आना चाहते थे, लेकिन वांग युदाओ ने उन्हें रोक दिया। हालांकि यह सिर्फ बाहर से देखने के लिए था, यह कोई शहर का अस्पताल नहीं था जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था हो। बाहर से भी संक्रमण का खतरा बना रहता था। मैंने इतने सालों से चिकित्सा का अभ्यास किया है और ऐसी बीमारी कभी नहीं देखी।
ये किसी महाशक्तिशाली एड्स जैसा लगता है जो शरीर के कार्यों को कमज़ोर कर देता है, लेकिन ये बीमारी लोगों को मार देती है और ऐसा लगता है कि इसका कोई ऊष्मायन काल नहीं होता। बूढ़ा डॉक्टर आगे बढ़ रहा था, उसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी, चेहरा मौसम से झुलसा हुआ था। उसकी उम्र के लोगों ने शायद बहुत कम उम्र में ही चिकित्सा की पढ़ाई शुरू कर दी थी, और इस तरह के काउंटी अस्पतालों में कई बूढ़े डॉक्टर कभी स्वशिक्षित चिकित्सक थे जिन्हें अंततः इस व्यवस्था में शामिल किया गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनमें कौशल की कमी थी। वे तीसरी मंजिल की छत तक चले गए। बूढ़ा डॉक्टर आखिरकार रुक गया। यहाँ का गलियारा कीटाणुनाशक की गंध से भरा हुआ था और फर्श गीला था, जाहिर है अभी अभी कीटाणुनाशक का छिड़काव किया गया था। बस खिड़की से देखो, लेकिन कुछ भी करो, अंदर मत जाओ, बूढ़े डॉक्टर ने युदाओ को याद दिलाया। युदाओ ने सिर हिलाया, फिर आगे बढ़ा। खिड़की में कांच लगा था और उसके माध्यम से वह अस्पताल के बिस्तरों पर लोगों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। लेकिन ये दृश्य देखकर युदाओ के माथे पर बल पड़ गए। इस एक कमरे में 6 लोग ठूंसे हुए थे। मानो युदाओ के हाव भाव देखकर बूढ़े डॉक्टर ने आह भरी। अस्पताल में शुरू से ही ज्यादा वार्ड नहीं है और इन कमरों में सबसे अच्छा आइसोलेशन है। मरीज बहुत ज्यादा हैं, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। युदाओ ने सिर हिलाया और दिव्य दृष्टि तुरंत प्रकट हो गई। फिर उसके चेहरे पर उदासी छा गई। इन लोगों के सिर के ऊपर डेथ क्यूई, मृत्यु क्यूई लगातार मोटी होती जा रही थी, कुछ तो भूरे काले रंग की भी हो रही थी, जिससे साफ जाहिर था कि वे ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। हालांकि डेथ क्यूई के अलावा सबसे अहम बात यह थी कि इन लोगों के दिल कमोबेश क्षतिग्रस्त लग रहे थे और उनके दूसरे ऊतकों में भी कुछ बदलाव दिखाई दे रहे थे। हालांकि युदाओ को चिकित्सा ज्ञान की थोड़ी कमी थी, फिर भी वह बता सकता था कि शरीर के कार्यों का ये तथाकथित कमजोर होना संभवतः हृदय संबंधी समस्याओं के कारण था। दूसरे शब्दों में, इस बीमारी से संक्रमित होने से व्यक्ति के हृदय तंत्र को खतरा होगा और अंततः धीरे धीरे पूरे शरीर के कार्यों पर असर पड़ेगा। भौहें चढ़ाते हुए युदाओ ने एक गहरी सांस ली, फिर मुड़कर बूढ़े डॉक्टर की ओर देखा। दरअसल, जैसा कि बूढ़े डॉक्टर ने कहा था, इस बीमारी का शायद कोई ऊष्मायन काल नहीं होता और मरने वालों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। हृदय के कार्यों को नुकसान एक बड़ी समस्या थी। ऊपर से नीचे आते हुए युदाओ का दिल भारी हो गया। हालांकि उसे पता चल गया था कि समस्या क्या है, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरे शब्दों में, उसे बीमारी कहाँ है ये तो पता था, लेकिन उसकी वजह क्या है? अगर इस सवाल का जवाब नहीं मिला तो भविष्य में ऐसी बीमारियां और भी आम हो जाएंगी। इसके अलावा, अगर वायरस मानव शरीर में बहुत लंबे समय तक रहा तो उसमें उत्परिवर्तन होगा। अगर यह सचमुच उत्परिवर्तन करता है तो जो उसने अभी देखा था वह किसी काम का नहीं होगा। अच्छा, क्या तुमने देखना बंद कर दिया? क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? लियूटीन ने युदाओ की तरफ देखा, उसके चेहरे पर नाराजगी के भाव थे। इससे पहले युदाओ ने उससे बहस की थी और उसके बारे में उसकी राय खराब हो गई थी। अब वह एक बार फिर बिना इजाज़त के मरीजों को देखने चला गया था। युदाओ ने लियूटीन की तरफ देखा, फिर हेड नज़मा से कहा, चलो जल्दी से क्वो गांव चलते हैं और देखते हैं कि वहां उन्हें किस तरह की मदद की ज़रूरत है। क्वो गांव काफ़ी गरीब था, ये कहा जा सकता है कि लिंक काउंटी पूरे शांगनान शहर में सबसे गरीब था और क्वो गांव लिंक काउंटी का सबसे गरीब गांव था। टाउनशिप स्वास्थ्य केंद्र लोगों से खचाखच भरा था। विभिन्न अस्पतालों के लगभग सभी डॉक्टर टाउनशिप में आराम कर रहे थे, कुछ तो तंबुओं में भी रह रहे थे। सौभाग्य से गर्मी का मध्य था, हालांकि गर्मी की वजह से ही यह बीमारी फैल सकती थी। युदाओ और उनका समूह पहुंचते ही तुरंत काम पर लग गए। युदाओ, जिन्होंने पहले कभी इस तरह के आयोजन में भाग नहीं लिया था, पहले तो थोड़ा अपरिचित थे। गांव में लगभग कोई भी व्यक्ति नहीं था, स्पष्ट रूप से हर घर के दरवाजे कसकर बंद थे। हालांकि लोग हर सुबह, दोपहर और रात को तापमान मापने आते थे ताकि गांव में किसी और को संक्रमण न हो। टाउनशिप स्वास्थ्य केंद्र में भी कुछ मरीज थे, कुछ को इव ड्रिप लगी हुई थी, जबकि अन्य अपनी दवा लेकर सीधे घर चले गए। हालांकि चूंकि यहाँ कोई बड़ा चिकित्सा उपकरण नहीं था, इसलिए यह पता लगाना बहुत मुश्किल था कि कोई बीमार है या नहीं। युदाओ गांव में घूमता रहा, ये जानने की कोशिश कर रहा था कि समस्या क्या है। लेकिन घूमते घूमते उसने एक जानी पहचानी शख्सियत को 2 औरतों के साथ दरवाज़ा खटखटाते देखा। दरवाज़ा खुला और एक बिखरी दाढ़ी वाला आदमी बाहर आया। जैसे ही उसने डॉक्टरों को बाहर देखा, वह तुरंत चिल्लाने और गालियां देने लगा, लेकिन युदाओ कुछ समझ पा रहा था। चले जाओ, दफ़ा हो जाओ, हमारे परिवार में कोई बीमार नहीं है, दफ़ा हो जाओ। दरवाजे पर खड़े लोग अंदर आना चाहते थे, लेकिन अंदर बैठे आदमी ने उन्हें रोक दिया। दरवाज़ा सिर्फ आधे शरीर के लिए ही खुला था और उस आदमी का चेहरा बहुत ही खौफनाक था। शेन यू ने थोड़ा सा मुंह बनाया। आजकल उसे लगभग रोज़ ही ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। सच कहूं तो बीमार होना डरावना नहीं था, डरावना तो ये था कि लोग सहयोग ही नहीं कर रहे थे।
ठीक वैसे ही जैसे आज आप अंदर जाकर उनका तापमान मापना चाहते थे, लेकिन वे साफ मना कर देते थे, जबकि यह मुफ्त था। लेकिन आप मापना भी नहीं कर सकते थे। अगर उस घर में कोई सचमुच संक्रमित होता और तुरंत पता नहीं चलता, तो परिणाम अकल्पनीय होते। माफ़ कीजिए, कृपया सहयोग करें। हम सिर्फ आपका तापमान माप रहे हैं, हम आपको ज़्यादा देर तक परेशान नहीं करेंगे। शेन यू ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। दरअसल वह इन लोगों की कुछ हरकतें समझ सकती थी। आखिरकार वे बाहरी लोग थे और कुछ छोटी जगहें स्वाभाविक रूप से ज़्यादा विशिष्ट होती हैं, इसलिए अगर उनके साथ अच्छा व्यवहार न भी किया जाए तो कोई बात नहीं, खासकर जब इस जगह पर प्लेग जैसी बीमारी फैली हो। ज़रूरत नहीं, हमें अपना तापमान मापने की ज़रूरत नहीं है, तुम सब बस चले जाओ, उस आदमी ने कहा और दरवाज़ा बंद करने ही वाला था। शेन यू ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया और उसके बगल में खड़ी दो औरतें भी मदद के लिए आगे आईं। अरे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमें धमकाना आसान है? उस आदमी ने एक चौंकाने वाली बात कही, फिर दरवाजे की दरार से एक छड़ी निकाली और सीधे शेन यू और बाकियों पर तान दी। शेन यू चीखी और जल्दी से पीछे हट गई, लेकिन उसके बगल वाली महिला इतनी धीमी थी कि बच नहीं पाए और डंडे का सीधा हाथ उसके हाथ पर लगा और वह फौरन फूट फूट कर रोने लगी। मैं घर जाना चाहती हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे घर पर कभी नहीं मारा और अब मैं मुफ्त में इलाज करा रही हूँ और यह सब सह रही हूँ। महिला नर्स तुरंत रो पड़ी। उसने अपना हाथ पकड़ लिया, जो पहले से ही लाल और सूजा हुआ था। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। शेन यू ने दांत पीस लिए, उसका चेहरा बहुत उदास था। ऐसे हालात में देहात में डॉक्टरी करना सबसे मुश्किल होता है। सबसे मुश्किल बात यह थी कि इस स्थिति में भी कुछ लोग अफवाहें फैला रहे थे कि जिन लोगों को ले जाया गया है उन्हें चुपके से मार दिया गया है। पहले तो बहुत से लोगों ने सहयोग किया, लेकिन अब कम लोग ही सहयोग करने को तैयार थे। अगर यही चलता रहा तो बीमारी पर काबू पाना तो दूर, उन्हें लाठियों से भी खदेड़ा जा सकता है। शेन यू को थोड़ा दुख हुआ। न जाने क्यों अचानक उसके मन में एक साया छा गया। एक पल बाद वह धीरे से बोली, अगर वह यहाँ होता तो कितना अच्छा होता। क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? युदाओ शेन यू के पीछे खड़ा अपनी नाक रगड़ रहा था। शेन यू का शरीर कांप उठा, फिर उसने अचानक पलट कर देखा तो वह लड़का मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें उस पर टिकी थीं। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। उसने अपना सिर हिलाया, फिर आंखें बंद की और आखिरकार फिर से खोली, लेकिन वह अभी भी वहीं था। क्या ये कोई भ्रम नहीं है? शेन यू को सचमुच लगा कि यह सिर्फ एक भ्रम है, और वह ये भी सोच रही थी कि यह कैसे संभव है कि वह वैसा ही दिखाई दे जैसा उसने उसके बारे में सोचा था। क्या हुआ? मुझे मत बताना कि तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं असली हूँ। चलो, मुझे छूकर देखो कि मैं असली हूँ या नहीं। वांग युदाओ हंसा और शेन युए का हाथ पकड़ लिया। शेन युए को आखिरकार यकीन हो गया, यह आदमी बिना किसी चेतावनी के यूं ही उसके सामने आ गया था। उसने जल्दी से अपनी बेचैन भावनाओं को दबाते हुए वहां से हटकर धीरे से कहा, तुम यहाँ कैसे? क्या मैंने नहीं सुना कि यह बीमारी संक्रामक है? मैं चिंता करना बंद नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं तुम्हें देखने आई। कहीं ऐसा न हो कि तुम बीमार पड़ जाओ और तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई न हो। वांग युदाओ ने मुस्कुराते हुए शेन युदाओ को देखा। कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन शेन युदाओ का वजन पहले ही एक पूरा साइज कम हो गया था। उसे मानना पड़ा, ये देखना बहुत ही दिल दहला देने वाला था। पहले जो दृश्य उसने देखा था, उसके साथ साथ ऐसा लग रहा था कि शेन युए का जीवन यहाँ भी आसान नहीं था। शेन यू के दिल में एक गर्माहट महसूस हुई, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। उसने एक हल्की सी गुनगुनाहट निकाली, फिर घायल महिला नर्स की ओर देखने के लिए मुड़ी। वह कैसी है? उसका हाथ सूज गया है, लेकिन कोई गंभीर बात नहीं है, एक और महिला नर्स ने कहा, हालांकि उसकी नज़रें भी वांग युदाओ पर थीं। उसने वांग युदाओ को पहचान लिया। उसने पहले भी उसे टोन टोन की बीमारी का इलाज करते हुए देखा था। जब वे पहली बार बीमारी का इलाज करने यहाँ आई थीं, तो नर्सों की भावनाएं अपेक्षाकृत स्थिर थीं। हालांकि जैसे जैसे लोग मरते गए और बीमारी संक्रामक होती गई, कुछ नर्सों की भावनाएं भी अस्थिर हो गईं। आखिरकार यह एक और युद्ध क्षेत्र था, और वह भी एक खतरनाक। हर कोई शांति से मौत का सामना तो नहीं कर सकता। अरे, मुझे करने दो, वांग युदाओ ने शेन युए की तरफ मुस्कुराकर कहा, फिर सीधे आगे बढ़ा। उसने बंद दरवाजे की तरफ देखा, फिर पैर उठाकर उसे लात मारी। एक धड़क की आवाज़ के साथ अंदर का बोल्ट टूट गया। दरवाज़ा भी खुल गया। शेन युए का मुंह थोड़ा सा खुला, उसके चेहरे पर एक अजीब सी झलक दिखाई दी। उसने वांग युदाओ की तरफ देखा, जो उसे किसी बच्चे की तरह देख रहा था, और सिर हिलाते हुए कहा, बहुत रूखा। लेकिन यह आसान है। वांग युदाओ मुस्कुराए। इसी समय अंदर वाला व्यक्ति भी सीधे बाहर भागा। ये फिर से वही आदमी था। दरवाज़ा लात मारकर खुला देखकर उस आदमी की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी, और वह तुरंत चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो? बड़े भाई, हम बस तुम्हारा तापमान लेना चाहते हैं, हमारा असल में इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। शेन यू ने जल्दी से समझाया।
उनका तापमान लेना कोई मामूली बात नहीं थी। वे हर दिन डेटा रिकॉर्ड करते थे और जब किसी को बुखार होता तो उस पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। अपना नप लो, दफ़ा हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ, हमें नपने की ज़रूरत नहीं है। उस आदमी ने पास में ही एक कुदाल उठाए और उसे सीधे शेन यू की ओर घुमाया। शेन यू आश्चर्य से चीख पड़ी और डर के मारे जल्दी से पीछे हट गई, लेकिन एक साया पहले ही उसके पास आ गया था। तभी उसने देखा कि कुदाल छीन ली गई है और वह आदमी धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी छाती पर एक पैर का निशान दिखाई दिया। वह बीमार है, लेकिन उसे बस जुकाम होना चाहिए। वांग युदाओ ने कुदाल फेंक दी, ताली बजाई और फिर अंदर चला गया, क्योंकि उसने अंदर किसी के खांसने की आवाज़ सुनी। तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम अंदर नहीं जा सकते। उस आदमी ने वांग युदाओ को अंदर आते देखा और तुरंत दौड़कर ऊपर आया। वांग युदाओ ने हल्की सी भौहें चढ़ाईं, उस आदमी को पकड़ा और अंदर चला गया। कमरा थोड़ा अंधेरा था और तेज बदबू आ रही थी। वांग युदाओ ने तुरंत उस बूढ़े व्यक्ति को बिस्तर पर लेटे देखा। उसकी एक नज़र ही वांग युदाओ की भौहें तन गईं। ये तो बहुत बुरा हुआ, बिस्तर पर पड़े व्यक्ति को संक्रमण हो गया है। तुम लोग जल्दी से किसी को बुलाओ और उसे ले जाओ, वांग युदाओ ने मुड़कर शेन युए से कहा। शेन युए थोड़ी चौंकी, लेकिन उसे वांग युदाओ की बातों पर शक नहीं हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि वह आदमी नहीं चाहता था कि वे अंदर आकर उसका तापमान लें, इसलिए यही वजह थी। नहीं, तुम मेरी माँ को नहीं ले जा सकते। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ ही बची है। अगर तुमने उसे ले जाने की हिम्मत की तो मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। उस आदमी की आंखें लाल हो गईं। वांग युदाओ उसे कसकर पकड़े हुए था, लेकिन इस आदमी की ताकत कम नहीं थी। अब और बर्दाश्त न कर पाने के कारण वांग युदाओ ने उसके माथे पर मुक्का मारा। अरे, क्या तुम मरना चाहते हो? क्या तुम अपनी माँ को मरते देखना चाहते हो? अगर तुम उसे ऐसे ही पड़े रहने दोगे तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर तक तुम अपनी माँ को विदा नहीं कर पाओगे। और तुम, हालांकि अभी तुम्हें सिर्फ जुकाम है, कौन जाने ये संक्रामक हो या नहीं। अगर यही चलता रहा तो इस घर में सिर्फ 2 लाशें ही बचेंगी। वह आदमी थोड़ा स्तब्ध रह गया। वांग युदाओ के मुंह से उसका दिमाग साफ हो गया। तुम्हें किस बात का डर है? हम तुम्हारी माँ का इलाज करने आए हैं। तुम सब इस छोटे से पहाड़ी गांव में छिपे हो। क्या तुम्हें लगता है कि बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी? वांग युदाओ ने चिढ़कर उसकी तरफ देखा। यह आदमी जवान नहीं था, उससे 10 साल से ज्यादा बड़ा था, लेकिन जाहिर है कि वह उन अनपढ़ लोगों में से एक था। जहां तक बिस्तर पर लेटी बूढ़ी माँ की बात है तो उसकी खांसी भी बहुत कमजोर थी, बोलना तो दूर की बात थी। वह आदमी तुरंत फूट फूट कर रोने लगा। उसके पैर मुड़ गए और वह धड़ाम से घुटनों के बल बैठ गया। प्लीज़ प्लीज़ मेरी माँ को बचा लो। मेरी माँ कल से, सिर्फ एक दिन से ऐसी ही हैं और अब ऐसी हो गई हैं। एक बेटे के तौर पर मेरे पास मदद करने का कोई रास्ता नहीं है। किसी ने पहले कहा था कि जिसे तुम ले जाते हो वो कभी वापस नहीं आता, इसलिए मैं। वांग युदाओ ने भौहें चढ़ाईं। ऐसे अराजक समय में उसे सबसे ज्यादा डर ऐसी जनमत से था। जो लोग अफवाहें फैलाते हैं वे सचमुच गिरफ्तार होने और सबके तिरस्कार के हकदार हैं। पहले उठो, घुटने मत टेको। इसे अपनी माँ के लिए बचाकर रखो। वांग युदाओ ने उस आदमी को ऊपर खींचा और जल्दी से अपने बगल में खड़े 3 लोगों से कहा, तुम अभी भी क्या देख रहे हो? जल्दी करो और फ़ोन करो। शेन यू ने ओह कहा और उत्सुकता से वांग युदाओ की ओर देखा, फिर जल्दी से दूसरी तरफ फ़ोन किया और बताया कि एक और मामला सामने आया है। जल्द ही कोई आया और रोते बिलखते उस आदमी को भी ले जाया गया। शेन यू ने वांग युदाओ की ओर देखा, एक पल के लिए समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ आओ। शेन यू को कुछ सूझा, उसके हाव भाव बदल गए और उसने वांग युदाओ का हाथ पकड़ लिया और बाहर भाग गई। वांग युदाओ थोड़ा स्तब्ध रह गया और जल्दी से पूछा, क्या हुआ? कीटाणुशोधन। हमें नहीं पता कि अभी जो आदमी आया था वह संक्रामक था या नहीं। अगर वो था और तुमने उसे छुआ तो क्या होगा अगर तुम्हें कुछ हो गया? शेन युए आगे दौड़ी और वांग युदाओ उसके पीछे पीछे। वांग युदाओ कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप शेन युए को आगे दौड़ते हुए देखता रहा। उसे हमेशा लगता रहा कि ये दृश्य बहुत सुंदर है। हालांकि आमतौर पर आदमी ही औरत को दौड़ाता था, है ना? वे क्लिनिक के वॉश बेसिन तक दौड़े। शेन युए तुरंत एक बेसिन ले आए, उसमें थोड़ा पानी भरा, फिर पानी में थोड़ा कीटाणुनाशक डाला और वांग युदाओ का हाथ पानी में खींच लिया। खुद धो लो। शेन युए का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था, दौड़ने से या किसी और वजह से, उसे नहीं पता था। वांग युदाओ ने शुरू में सोचा था कि शेन युए उसके लिए हाथ धुलवाएगी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह अचानक ये वाक्य बोल देगी। उसने ओह कहा और फिर ध्यान से अपने हाथ रगड़े। हालांकि वह जानता था कि उसे संक्रमण नहीं होगा। उस पर पहले से ही शुद्धिकरण कला लगी हुई थी। इस तरह का वायरस एक बार उसके संपर्क में आने पर अपने आप ही गायब हो जाता। वह बीमार कैसे हो सकता है? शेन यू को अभी भी सावधान रहने की जरूरत थी, लेकिन उसके रूप रंग को देखकर लगता था कि उसका वजन बस थोड़ा कम हुआ था और उसकी शारीरिक स्थिति अभी भी अच्छी थी।
वैसे पिछले कुछ दिनों में कैसा रहा है? कितने लोग बीमार हुए हैं? हाथ धोने के बाद वांग युदाओ ने जल्दी से पूछा। मैं यहाँ सिर्फ ये देखने आया था कि तुम कैसे हो, और सच कहूँ तो चिकित्सा के मामले में तुम विशेषज्ञ हो। मैं तो बेवकूफ़ हूँ। मुझे टोन टोन का इलाज करने की क्षमता मत समझो, वह तो बस एक संयोग था। वांग युदाओ ने सिर हिलाया। अब वह बस मदद ही कर सकता था। जहाँ तक इस बीमारी के समाधान की बात है, उसके पास वास्तव में कोई उपाय नहीं था। हालांकि वह ये देखने के लिए समय निकाल सकता था कि शुद्धिकरण कला काम करेगी या नहीं, लेकिन सबसे ज़रूरी मुद्दा ची पॉइंट्स का था। उसके पास अभी ज़्यादा ची पॉइंट्स नहीं थे, एक साथ 5 ची पॉइंट्स। ये बिल्कुल काम नहीं करने वाला था। जैसे ही वांग युदाओ और शेन युए बात कर रहे थे, अचानक बाहर शोर मच गया। वांग युदाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और जल्दी से खिड़की से बाहर देखा। टाउनशिप हेल्थ सेंटर के प्रवेश द्वार पर खेती के औजार लिए हुए बूढ़े और जवान पुरुषों के एक बड़े समूह ने प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया था। देखने से साफ लग रहा था कि वे टाउनशिप हेल्थ सेंटर में कोई बड़ा हंगामा खड़ा करने की तैयारी कर रहे थे। वांग युदाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और शेन युए का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, उसकी भौहें और भी सिकुड़ गईं। वे फिर से उपद्रव मचा रहे हैं। फिर से वांग युदाओ ने शेन युए की ओर देखा। हाँ, उन्होंने कुछ दिन पहले हंगामा किया था, लेकिन इतना बड़ा नहीं था। इससे पहले भी कोई घायल हुआ था। शेन युए चिंतित दिख रही थी। उनके अच्छे इरादों के बावजूद उन्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, और इन आम लोगों से तर्क करना असंभव था। वे बस इस बात पर अड़े रहे कि वे लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। स्थानीय पुलिस स्टेशन में कुछ ही लोग थे, और वे सभी स्थानीय निवासी थे। इसे संभालना मुश्किल था, लेकिन इसे संभालना भी कोई विकल्प नहीं था। टाउनशिप स्वास्थ्य केंद्र के प्रवेश द्वार पर 100 लोग इकट्ठा हुए थे। हर एक के हाथ में खेती के औजार थे। दृश्य काफी डरावना था। मैं जाकर देखता हूँ, वांग युदाओ ने भौहें चढ़ाईं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। शेन युए जल्दी से उसके पीछे गई। सब लोग कृपया अभी वापस चले जाओ। गांव में ऐसा कुछ हो रहा है तो हमारे पास ज़्यादा विकल्प नहीं हैं। ये डॉक्टर शहर से भेजे जाते हैं, इसलिए भरोसेमंद हैं। चश्मा पहने एक आदमी दरवाजे पर खड़ा था और अंदर आए लोगों पर चिल्ला रहा था। तुम कहते हो कि वे भरोसेमंद हैं, तो क्या वे भरोसेमंद हैं? अरे जियाओ सान, तुम कुछ साल स्कूल गए और वापस आकर दूसरों के साथ मिलकर अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाया, है ना? नेता एक बूढ़ा बदमाश था जिसके हाथ में तंबाकू का पाइप था, और उसने उस युवक को डांटना शुरू कर दिया। उस युवक का नाम जियाओ सान था, जो क्वो गांव के पुराने जियाओ परिवार का तीसरा बेटा था। वह भी एक कॉलेज का छात्र था, लेकिन विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद वह अपने गांव में योगदान देने की उम्मीद में सीधे अपने गृहनगर लौट आया। इसलिए लौटने के बाद वह यहाँ एक गांव का अधिकारी बन गया। उसने कभी ऐसी बात की उम्मीद नहीं की थी। सान, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी पढ़ाई की फीस हमने जमा की थी? अब तुम इन लोगों को यहाँ रहने दे रहे हो? क्या तुम्हारी अंतरात्मा कुत्तों ने खा ली है? उन्हें भगाओ, उन्हें भगाओ, उन्हें भगाओ। अचानक भीड़ उत्तेजित हो गई। जियाओ सान असहाय महसूस करते हुए अपने हाथ मलने लगा। शहर के सभी डॉक्टर टाउनशिप हेल्थ सेंटर में थे। वह बाहर से लौटा था, और हालांकि वह मेडिकल का छात्र नहीं था, फिर भी वह जानता था कि यह बीमारी भयानक है। अस्पताल कुछ देर तक बीमारी की पहचान नहीं कर पाया, और इसके लिए अस्पताल को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। लेकिन अब गांव वाले अंधाधुंध लोगों को भगाने की कोशिश कर रहे थे, और वह अब उन्हें मना नहीं सकता था। क्या उसे भी अपना आपा खोकर लोगों को भगा देना चाहिए? अगर ऐसा है तो क्या पूरे गांव में हर कोई मरने का इंतजार नहीं कर रहा होगा? इसलिए वह बस दांत पीसकर लोगों को रोक सकता था। अगर कोई परिवार परेशानी खड़ी करता तो वह उन्हें मनाने के लिए उनके घर जाता, लेकिन अब स्थिति स्पष्ट रूप से समझाने से परे थी। वांग युदाओ सचमुच गुस्से में था। सच कहूं तो उसे इन लोगों से सहानुभूति थी, क्योंकि उसके माता पिता भी कुछ खास सुसंस्कृत नहीं थे। इस जमाने में 2 पीढ़ियों पहले ज्यादातर लोग अशिक्षित थे, इसलिए वांग युदाओ इन लोगों की मानसिकता को गहराई से समझता था। लेकिन कोई उन्हें भड़का रहा था, और इससे वह बहुत क्रोधित हुआ। आखिर इसका क्या फायदा था? उसकी नज़र तंबाकू का पाइप पकड़े हुए आदमी पर पड़ी। वांग युदाओ के कुछ बोलने से पहले ही दूसरे व्यक्ति ने अपना मुंह खोल दिया। देखो, कोई बाहर आ रहा है। इन्हें मारो, जल्दी मारो। तंबाकू का पाइप पकड़े हुए आदमी ने वांग युदाओ और शेन यू को देखते ही तुरंत चिल्लाया। अचानक लोग दौड़े दौड़े अंदर आए। जियाओ सान का चेहरा एकदम बदल गया, और वह झट से वांग युदाओ और शेन युए पर चिल्लाया, लेकिन वांग युदाओ वहीं खड़ा रहा। आखिर बुद्ध की भी अपनी सीमाएं होती हैं। अगर यह ऊपर से कोई काम न होता तो वह शेन युए को अभी घसीट कर ले जाना चाहता। शेन युए का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, लेकिन वांग युदाओ को हिलता डुलता न देखकर वह झट से उसके पास झुक गई। एक ग्रामीण, जिसके हाथ में एक लाठी थी, ने सीधे वांग युदाओ के सिर पर वार किया। वांग युदाओ भावशून्य था। उसने एक पैर उठाया और सीधे उसके सिर पर लात मारी। लाठी चटक कर टूट गई।
क्योंकि वांग युदाओ ने उसे जोर से लात मारी थी। जिन लोगों ने शुरू में वांग युदाओ पर झपटने का इरादा किया था, उन्होंने तुरंत हिलना बंद कर दिया। वांग युदाओ ने लाठी का बचा हुआ हिस्सा पकड़ा, फिर उसे सीधे छीन लिया। वह कुछ कदम चलकर तंबाकू की नली पकड़े हुए आदमी के पास गया। तुम क्या करना चाहते हो?